was a big year for the internet. Okay, should I now start? 2018 was a big year for internet television with Amazon Prime upping with the web series Game and series like Mirzapur definitely been raising the stake of a digital content in India. Mirzapur is the very series that was successfully keeping viewers awake all night because no one could stop themselves after watching the pilot episode. That's me too. And the credit is goes none other than to the writers. And today, Nohain and I am take the pride to welcome Mr. Puneet Krishnan and Vineet Krishnan for our live session. अब इनकी तारीफ में जो भी कहा जाए वो कम है क्योंकि ये सही है जिन्होंने हमारी सीधी सादी सी जिंदगी में मिर्जापुर जैसे शो को लाकर जो एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया है उसका स्वाद जो हम लोगों ने अभी चखा है अब सभी को चखाना चाहेंगे तो मैं स्वागत करती हूँ विनीत सर का और पुनीत सर का हमारे शो में। वेलकम सर। स्वागत है सर। वेलकम सर। जयपुर इंटरनेशनल पोएट्री लाइब्रेरी आपका बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल वेलकम करता है आज की सेशन में। तो सर आज जो बातें करेंगे वो बहुत सारी बातें करेंगे। वो बातें करेंगे कि पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा एक राइटर कैसे बने, मिर्जापुर कैसे एक स्टैब्लिश हुआ, इनसाइड एज में क्या वर्क था, और एक कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर जो बनारस से पढ़ के आता है वो एक मुंबई में एक इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा एक राइटर कैसे बना। तो उन सब बातों में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट अबाउट पुनीत सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे हमें पता है कि आपका जयपुर से बहुत एक अच्छा नाता है, तो हाउ योर जर्नी हैज बीन स्टार्टेड? तो ये तो खैर आपने काफी जानकारी ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। तो सर ये मुझे भी जानना है कि कोका कोला से स्टार्ट होकर एक मार्केटिंग मैनेजर और फिर मतलब अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर एक इतना बढ़िया राइटर, ये तो मेरी भी खुद की क्यूरियोसिटी है सर। तो मेरे ख्याल से जीवन के सारे तजुर्बे शायद इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि यहीं पहुंच जाएगी गाड़ी। वो एक स्टीव जॉब्स का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बोला है कि इवन द स्मॉलेस्ट थिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ प्रोबेबली कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट यू बिकम इवेंचुअली। तो आई थिंक वैसा ही कुछ आप कह सकते हैं। तो अगर बिल्कुल ही बचपन से शुरुआत करें या ये बहुत ज्यादा पीछे जा रहा हूं मैं? जैसा आप चाहें सर, वी आर वेरी इंटरेस्टेड। तो बिल्कुल बचपन से शुरुआत करें तो हमारे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में रहे। वो इंजीनियर थे, सरकारी विभाग में काम करते थे और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम करते थे। तो हर 3-4 साल में हमारा ट्रांसफर हो जाता था। तो उस किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे तो शायद वो ये कहेगा कि ये शायद ठीक नहीं है क्योंकि आपके दोस्त छूट गए, आपके टीचर छूट गए, स्कूल छूट गया, फिर सब कुछ जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अब अगर पलट के देखें तो ये तजुर्बे बड़े काम के हैं क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिले। आपने अलग यूपी के अंदर अपने आप में अलग अलग तरह के कल्चर हैं। एक ईस्ट यूपी है, एक वेस्ट यूपी है, एक सेंट्रल यूपी है। तो अलग अलग तरह के कल्चर से आपका सामना हुआ, आपका साबका पड़ा। तो ये समझ में आया कि वो कल्चर्स कहीं ना कहीं हमें एनरिच करते गए ऑन द वे। हम सीखते गए लोगों के साथ बातचीतें करना, उनके खान पान, उनके बोलने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, अलग अलग कल्चर्स। कहीं पर बहुत पढ़ाई लिखाई का वर्चस्व है, कहीं पर वायलेंस ज्यादा हमने देखा। ये सारी चीजें हमने देखी, छोटे फॉर्म में वायलेंस, मेरा मतलब ये था। और साथ में ये भी हुआ कि हमारी एडजस्ट करने की ताकत बढ़ गई क्योंकि हम नए लोगों के साथ मिलकर उनसे रिश्ता बनाने में कामयाब शायद औरों की तुलना में बेहतर होने लगे। तो वो एक्सपीरियंस हमें हेल्प किया। और फिर जब इंजीनियरिंग में गए तो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, विनीत अपनी बताएंगे। तो मैं जब इंजीनियरिंग में पहुंचा तो थिएटर बहुत करते थे हम, प्लेस बहुत बनाता था, डायरेक्ट किया, लिख लिया। कोई एक्टर अगर लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर गया तो रोल भी खुद ही कर लिया जाकर, ये सब किया। तो मुझे याद है कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की बात थी। एक प्ले करके आया तो इनाम जीत लिया था उसमें हम लोगों ने। तो ऐसे कमरे में बैठ के शराबें चल रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, और इसके पहले फिल्मों से कोई नाता नहीं था, फिल्मों या शो की दुनिया से कोई नाता नहीं था। इतना ही था जो जितना हम सबका होता है, जो कि रिलीज होगी तो जाकर देख आएंगे, और वो फैंसी वर्ल्ड होता है हम सबके लिए 3 घंटे का। तो उस दोस्त ने बोला कि यार पुनीत, जैसे प्ले बनाते हो ऐसी तो फिल्में भी बनती होंगी, कोई लिखता होगा, कोई डायरेक्ट करता, कोई एक्टिंग करता होगा, तो तुम फिल्में क्यों नहीं सोचते हो अपने दिमाग में? और उसकी वो कही गई, शायद उसे शराब पी कोई लाइन कह दी होगी, वो अगले दिन भूल भी गया होगा, लेकिन मैं नहीं भूल पाया। तो वो लाइन स्टे कर गई कि हाँ शायद ये ख्वाब देखा जा सकता है। तरीका नहीं पता था कि कैसे देखेंगे या क्या होगा, हाँ ये ख्वाब देखा जा सकता है। तो फिर इंजीनियरिंग के बाद जॉब किया, लेकिन ये ख्वाब दिमाग में रह गया। फिर उसके बाद एमबीए भी करने चले गए, लेकिन वो ख्वाब जिंदा रहा। और मिडिल क्लास फैमिली है तो शायद थोड़ा वक्त लगा ये डिसीजन लेने में कि सब कुछ छोड़ के उतर पड़े मैदान में। फिर कोका कोला पहुंचे तो कोका कोला में बड़े टफ बॉस थे, मतलब बहुत टफ बॉस थे, बहुत ही ज्यादा। मतलब हम उन्हें मॉन्स्टर भी कह सकते थे उस जमाने में अगर मैं पलट के देखूं तो। लेकिन फिर उनसे ये सीखने को मिला कि
कि आप अगर टफ हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप झेल सकते हैं। तो उस केस में ये हिम्मत जुटने को उम्मीद बढ़ी कि हाँ कोई समस्या आएगी तो देख लेंगे। आप कुछ छोड़ के कुछ और ट्राई करते हैं तो यही डर होता है ना कि समस्या आएगी तो क्या करेंगे, ये नेट छोड़ देंगे, सेफ्टी नेट। तो वो फीलिंग शायद वहां से आई कि हाँ इतना सब कुछ देख लिया है, टफ बॉस है, हम सर्वाइव कर गए तो कुछ और भी होगा तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो वो एक लर्निंग टेक अवे कोका कोला से हुई। तो उसके बाद विनीत भाई से कहा कि हम छोड़ दें नौकरी तो साथ में रहोगे। तो विनीत भाई ने बोला कि हम साथ में रहेंगे। तो विनीत भाई ने बड़ा उसने सपोर्ट दिया, मेरी वाइफ है उन्होंने बड़ा सपोर्ट दिया। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि ये गली हम पकड़ लेंगे। और राइटर बनने नहीं निकले थे, फिल्म मेकर बनने निकले थे, कि जो भी तरीके होते। तो मैं तो पहले असिस्टेंट रहा हूँ, राजू हिरानी साहब का असिस्टेंट था मैं पहले। तो एक और दूसरे डायरेक्टर हैं, उनके मैं असिस्टेंट का काम मांगने गया था। एडी बोलते हैं हमारी फिल्म की दुनिया के पार्लेंस में, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझसे बातचीत करके बोला कि तुम्हारी जुबान अच्छी है तो तुम हमारी फिल्म लिख डालो यार, एडी की जगह तुम फिल्म लिख लो। तो जिस फिल्म में मैं एडी बनने गया था, जो भी 1 पेज था, उसमें मैं राइटर बन गया। तो फिर ये भी समझ में आया कि सिर्फ एडी बन के फिल्म मेकर बनने जरूरी नहीं है, आप लेखक बन के भी फिल्म मेकर बन सकते हैं। तो वहां से वो जर्नी हमारी चालू हो गई। वो फिल्म तो नहीं कभी रिलीज हुई, लेकिन हमारा ये जर्नी, हमारा सफर शुरू हो गया। और हाँ, तो मिर्जापुर की बात करेंगे। अभी तो मैंने अपनी कहानी आपको बता दी। जैसा कि सर आपने बोला कि आपके बारे में मुझे बहुत सारी चीजें पता है। हाँ, तो अब मैं मेरे सोर्स का नाम बताता हूँ, मुझे कैसे पता है। मेरे सोर्स का नाम है विनीत कृष्णन सर। अच्छा, इन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो ये जर्नी है मेरी। अब मैं मेरे सोर्स के पास जाता हूँ और विनीत सर मैं आपसे पूछता हूँ कि हाउ यू स्टार्टेड। लुहेन भाई, बहुत अलग सी जर्नी रही। मुझे याद है जब पुनीत क्या भाई बोलता कोका हूँ कोला में दिल पे जॉब लगती है करते सर। थे। जितना सब मैंने आपके ठीक बारे है। में who have started from CEO, COO, CFFO and different आपने अपनी जर्नी शुरू की है। और फिर उसके हाँ, बाद मतलब गोल्डन बेसिकली बीकन। हाँ, तो बहुत सारी चीजें करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मुझे याद है जब 2006-7 की बात है, जब पुनीत ने डिसाइड किया कि कोका कोला में ही वॉज वर्किंग एज मार्केटिंग मैनेजर, और उन्होंने डिसाइड किया कि यार जॉब छोड़ते हैं, अपना कुछ करेंगे, पिक्चरें बनानी है, कुछ करते हैं, तो साथ में आओगे। तो मुझे याद है हम दोनों ने फिर डिसाइड किया कि हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि वी वर लकी कि हम दोनों की बीवियां काम कर रही थी, तो कम से कम घर के किचन का खाने पीने की मजबूरी नहीं आने वाली थी। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कर सकते हैं। तो फिर और क्योंकि हम दोनों ठीक ठाक पढ़े लिखे थे, तो और हम दोनों ही भाई हैं, हमारा कोई और भाई और बहन नहीं। तो मुझे याद है कि जब पुनीत से पहले हमारे फादर को कॉल किया कि, और तभी हमारी उससे 1 साल पहले हम दोनों की शादियां हुई। तो पापा को कॉल करके बताया कि जो है मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और अब मैं पिक्चरें बनाने जाऊंगा। तो पापा मम्मी को बहुत सदमा लगा कि यार इतना पढ़ाया लिखाया, आईआईटी गए, एक्सेल गए, क्या क्या नहीं किया। मतलब जो एक मिडिल क्लास, अगर आप सोचे आप यूपी में हम पढ़े बड़े हैं, तो एक इच्छा होती है एक बात की कि उन्होंने अचीव कर लिया था कि बेटा आईआईटी चला गया, बेटा दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, वो बहुत कुछ बड़ा करने वाला है, कोका कोला में मार्केटिंग मैनेजर। तो पापा ने खैर काफी कुछ बड़ा दुखी हुए, ये सब हुआ। उसके बाद पुलिस ने बोला हाँ पापा एक बात और, विनीत ने भी जॉब छोड़ दिया है, हम दोनों भाई जो है चौथ पर आ गए। तो मुझे याद है बड़ा झटका लगा, और वो मोमेंट था कि वो कई सालों तक हमारे मन में रहा कि यार ये गलत हुआ कि सही हुआ। एक नई जर्नी थी, और हम लोग की जैसे हम लोग वी आर आउटसाइडर्स, वी डोंट हैव एनी कनेक्शन। और वो जमाना तो बहुत ही अलग दुनिया, हर किसी के हाथ में फोन होता है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, तब कुछ भी नहीं होता था। तो रिश्ता बनाने की जो जर्नी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, तो जो हम पढ़ते हैं कि जो जो बाहर से आता है, जो समुराई है, वो नेक्स्ट जो बेस्ट समुराई, वो सेकंड बेस्ट समुराई से नहीं डरता है, वो आउटसाइडर से डरता है, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट समुराई से तो वो बेटर है, तभी वो बेस्ट समुराई है। पर आउटसाइड समुराई अगर कोई लड़ने आएगा तो उसको नहीं पता है कि नियम कानून क्या है, तो वो किसी भी तरीके से लड़ सकता है। तो जब हम लोग गए, हमको पता ही नहीं था कि नियम कानून क्या है इस दुनिया के। तो पुनीत स्टार्टेड द जर्नी, आई वाज द वन वाज सपोर्टिंग हिम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, जो करना है करेंगे, लड़के देखते हैं। तो हमने अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली थी, और उस कंपनी को हम चलाते थे, और पुनीत बिकेम दैट समुराई, दैट आउटसाइड गाय हु वांटेड टू फाइट दैट बैटल। So this is how we started in this journey. बहुत सारी असफलताएं रही, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स रहे, बहुत सारी स्टोरीज रही। जब कुछ बड़ा हो जाता है तो लोगों को पता चलता है कि हाँ बहुत कुछ हो गया, पर उससे पहले की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जो शायद कभी पता नहीं। टाइम श्योर अभी तो हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, बहुत सारे हमने दुख देखे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी, बहुत सारे वो मोमेंट रहे जहाँ लगा कि यार छोड़ देते हैं, यार कुछ और करके देखते हैं। बट देन शायद एक बहुत बड़ा सुकून था कि हम एक दूसरे के साथ थे, तो जब भी वो हारा तो मैं खड़ा रहा, मैं जब टूटा तो वो साथ में था, तो जर्नी बड़ी शानदार है।
वैसे कह सकते हैं। तो सर कहते हैं कि मंजिल से ज्यादा सफर सुहाना होना चाहिए, और जैसे कि अभी हमने देखा कि आपकी सफर तो बहुत ही सुहाना रहा है, with lots of ups and downs, but still it was awesome. तो लेट्स कमिंग बैक टू द मिर्जापुर, आई वांट टू आस्क कि सर जब आपने ये पूरी जो सीरीज लिखी है, सो व्हाट वाज द बेस एंड हाउ यू डिसाइडेड कि हाँ मुझे कुछ ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा कि ये बैकग्राउंड होगा, ये ऐसा होगा या वैसा, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन एंड एफर्ट्स एंड चैलेंजेस यू फेस्ड व्हाइल राइटिंग द मिर्जापुर? तो इसका यही था कि बहुत ज्यादा सालों से इच्छा थी ऐसी एक कहानी बनाने की, बल्कि ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई तो बड़ा दिल भी दुखा था, क्योंकि आई वांटेड टू बी द फर्स्ट वन टू मेक समथिंग लाइक दिस। जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आ गई तो समझ आ गई, क्योंकि किसी और ने वैसा ही गैंगस्टर्स की कहानी, गाली गलौज है, बट एट द सेम टाइम देयर इज लॉट ऑफ फन आल्सो, एंटरटेनमेंट आल्सो, कोकी कैरेक्टर्स हैं, तो वो एक तकलीफ थोड़ी सी हुई कि यार ये हमसे पहले क्यों आ गए, बट फिर है ना, वो बहुत अच्छा चीज उन्होंने, अनुराग साहब ने बनाई थी। तो उसके बाद फिर जब ये वेब शोज की दुनिया का समय आया, तो उसके पहले तक ये कहानी मेरे दिमाग में ऐसा था कि हम एक फिल्म की तरह से अगर बना सकें, लेकिन फिर जब वेब शोज की दुनिया आई और एक्सेल से बात हुआ, एक्सेल एंटरटेनमेंट, उन्होंने बोला कि हाँ भाई कुछ शोज हम पिच करेंगे अमेजोन को, तो कुछ आइडिया है क्या, तो ये दिमाग में आया कि हाँ इसका शो बनाया जा सकता है क्या, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ शो। और फिर ये भी समझ में आया कि इस केस में सारे कैरेक्टर्स की रंगीनियत को आप दिखा सकते हैं। फिल्म में तो फिर एक लीड कैरेक्टर होता है, एक विलेन होता है, एक हीरो का दोस्त होता है, वो सारे बंधनों से हम मुक्त हैं इस दुनिया में, वेब शोज की दुनिया में। इस केस में हर कैरेक्टर की अपनी एक जर्नी हो सकती है, हर कैरेक्टर का एक ट्रैक और ग्राफ हो सकता है, और अगर आप कोशिश करके मेहनत करके लिख रहे हैं तो शायद आप हर कैरेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी पैदा कर सकते हैं ऑडियंस का देखते समय, जो शायद हम करने में सफल रहे। तो इस तरह से वो जर्नी शुरू हुई। और बिल्कुल जेनेसिस ऑफ द आइडिया आप पूछेंगे तो दो भाई थे ये, जो बाइक पे घुमा करते थे गन लेकर, और उनका टेरर होता था शहर में, बस इतनी वन लाइनर इतना ही है, बाकी सब कुछ फिक्शन है जो हमने क्रिएट किया। तो ये विनीत से बात हुई और फिर हमने बैठ कर इसको लिखा, फिर एक्सेल को पसंद आया, फिर अमेजोन को पसंद आया और ग्रीन लाइट हो गया, फिर हम आगे चल पड़े। और उसकी सक्सेस स्टोरीज तो हम अभी तक देख रहे हैं कि उसके सेकंड पार्ट के लिए वी आर ईगरली वेटिंग कि वो बहुत प्यार भरी बात भी है और स्केरी भी है, पर या हाँ, आई थिंक वील हैव टू लिव बोथ। It cannot be scary, sir. Honestly, I'm waiting for the second part कि आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। हमने बहुत मेहनत से बनाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा लगेगा। इस बार ड्रामा का भी लेवल ऊपर हम लेकर गए हैं, कैनवस बड़ा है हमारे शो का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिनको भी वन अच्छा लगा उनको डेफिनेटली टू अच्छा लगेगा, और नए ऑडियंस भी हमारे वन और टू दोनों देखेंगे। तो सर बहुत अच्छा। सर जैसे कि बनारस की घाट, मैंने विनीत सर से भी बात करी थी, तो बनारस की घाट से जैसे मसान निकली, वैसे समझ सकते हैं कि बनारस की घाट से मिर्जापुर निकल गया। बनारस के घाट से कहना थोड़ा सा शायद टेक्निकली रॉन्ग होगा। वैसे तो बनारस इतना स्पिरिचुअल सा जगह है कि वहाँ रहने वाला आदमी वैसे ही बहुत कहानियां लेकर ही आता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जगह है वो, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब अगर वहां पर गंदगी भी होगी घाट पर, तो भी आप बगल में साधु बाबा बैठा होगा, एक कुछ डिस्कशन पॉलिटिकल चल रहा होगा, कुछ चाय पी रहा होगा, है अजीब सा है वो शहर, उस शहर जैसा कोई दूसरा शहर है नहीं शायद इस धरती पर, वो तो है। लेकिन अगर बिल्कुल ही करेक्ट जेनेसिस पूछेंगे तो वो जौनपुर से ज्यादा जेनेसिस है हमारे शो का, जो बनारस के बगल में एक शहर है जहां पर हम ज्यादा समय रहे। 9th 10th 11th 12th में वहां पे रहा, और तुम्हें मुझसे 2 साल पीछे चल रहे थे क्लास में, तो उनके हिसाब से आपको काउंट कर लें, तो वो 4 साल जौनपुर में रहे। और ये जो कुछ वायलेंट कैरेक्टर्स हैं, कोकी कैरेक्टर्स हैं, जौनपुर में हमने ज्यादा देखे। ओके, जौनपुर में हमने ज्यादा देखे। हाँ, मतलब जो मुन्ना भैया जीप में कैनवैसिंग करते हैं। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? So I was just saying कि इंस्पिरेशन और जो रिसर्च थी वो तब से ही चलती आ रही थी आपकी और दिमाग में बैठे थे कैरेक्टर, जैसे आप जैसे मुन्ना भैया जो जीप में घूमते नहीं अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए, तो ये मेरे एक मित्र थे जो ऐसे करते थे कैंपेनिंग। मेरे मित्र थे जैसे कैंपेनिंग करते थे, जो कि वास्तव में गुंडा आप बोल सकते हैं उनको बहुत ही लोकल भाषा में, लेकिन वो वोट मांगने के जाते थे तो जीप में ऐसे जाते थे और ये बोलते थे कि मैं सारा गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा। ओके, तो मुन्ना भैया का वो जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं वहां से आता है, और ऐसे ही शायद हमने अपने जीवन के तजुर्बे से निकाली होंगी चीजें कुछ। तो सर हम विनीत सर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने शो में जो छोटी छोटी सी डिटेलिंग देखी है, चाहे वो कैरेक्टर्स को लेकर है या बैकग्राउंड को लेकर है, या फिर कैरेक्टर्स के जो बैकग्राउंड को डेवलपमेंट हमने किया है, और जो उनकी छोटी छोटी चीजें होती हैं, चाहे वो गुड्डू भैया का एक्सेंट हो या फिर मुन्ना भैया की वो जीप लेके चलना हो, तो वो सारी चीजें आपकी वहीं से शुरू हो चुकी हैं, या इनके पीछे कोई और स्टोरी है कि उनकी डिटेलिंग के लिए? बहुत सारे केसेस में इंस्पिरेशन जैसे पुनीत बता रहे थे कि हम लोग बहुत सारे शहरों में रहे, बहुत सारी छोटी छोटी लोगों से मिले, बहुत सारी चीजें देखी। इट्स अ एस्टिमुलेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जो मुझे लगता है। और बाकी मुझे लगता है कि रंग भरते समय जब हम
कलाकार बना रहे थे, जब हम कैरेक्टर्स बना रहे थे, तो हमेशा हम वो देखते थे कि कैरेक्टर्स ऐसे हो जिनके हर कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहें, और हर कैरेक्टर को देख के आपको लगे कि इस आदमी को तो मैं जानता हूँ, या इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है। तो शायद वो एक रीजन रहा, और जितने भी हम कैरेक्टर्स बना पाए, इसके पीछे की शायद वही इंस्पिरेशन थी कि हर आदमी शुड लुक, हर आदमी और हर औरत अपने जीवन का हिस्सा लगेगा तो आदमी उससे कनेक्ट कर पाएगा। तो हमें लगता है कि हाँ, इस आदमी को हमने देखा है, या अगर ये गुंडई कर रहा है तो इसके बारे में तो हमने सुना है, हमारा दोस्त है जो हमें ऐसी कहानियां बताता है। तो इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर आपको हाँ बोलिए 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 विनीत भाई। हाँ, कोई भी कैरेक्टर हमारा जो था कि इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ ना हो। जैसे अगर आप देखोगे कि इसमें सबसे बड़ा हम दिखा रहे हैं डॉन है, जिसकी अपनी बीवी के आगे बिल्कुल नहीं चलती। कालीन भैया हमारे त्रिपाठी साहब, उनकी अपनी बीवी के आगे नहीं चली, तो वो कितना भी बड़ा डॉन हो दुनिया के आगे, समाज के आगे, अपने घर में उसकी भी फट है, अपने घर में वो भी दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो हम वैसे कैरेक्टर ढूंढ रहे थे जहां पर लोग उसको कनेक्ट कर पाएंगे, यार ये तो हमारे घर में भी होता है, ऐसा तो हमने भी देखा है, तो उससे आप कनेक्ट करके साथ ज्यादा मजा ले सकते हैं। ये हमारा थॉट था। बाकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो उसमें फिर खाली हमारा काम नहीं है, वो डायरेक्टर और एक्टर्स का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे याद है कि अली भाई काफी तैयारी करके आए थे कि एक बॉडी बिल्डर की बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, वो एक हंच के साथ चलते हैं, अगर आपने देखा होगा ऐसे करके, तो वो एक कैरेक्टर का वो ट्रेट है जो एक एक्टर डायरेक्टर भी मिलके बैठ के बात कर रहा है। उसमें गुरमीत जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। स्क्रिप्ट को भी उन्होंने काफी चीजें उसके अंदर इम्प्रूव कराई उन्होंने जब वो ऑन बोर्ड आए। तो कहीं ना कहीं हम लिख रहे हैं, लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्योंकि आप ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो आप डॉक्यूमेंट पढ़ के नहीं कर रहे हैं, शो देख के कर रहे हैं। शो के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो एक डायरेक्टर और एक्टर। अगर वो इस शो को ढंग से नहीं बना रहे हैं, ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कागज पे लिखी हुई चीज का क्या मोल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कंबाइंड एफर्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो उनके बिना नहीं हो सकता। तो बहुत हम लकी हैं कि हमारे पास वो बेहतरीन एक्टर्स थे, इवन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द पार्ट। दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि एक डायरेक्टर और एक एक्टर के बीच का रिलेशनशिप हमें पता है क्या होता है, लेकिन एक राइटर और एक एक्टर के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, कि क्या तो मतलब जैसे शो की दुनिया में, मैं इसमें आप मेरा क्रेडिट में देखेंगे तो क्रिएटर एक क्रेडिट है। तो क्रिएटर वो प्राणी है जो शायद पूरी दुनिया क्रिएट कर रहा है, और एज अ राइटर वो लिख भी रहा है, पर एट द सेम टाइम वो बाकी की दुनिया भी क्रिएट कर रहा है। तो शायद उतना ही फर्क है। मिर्जापुर के केस में ज्यादा लीवे था एक्टर से बात करने के लिए, क्योंकि वो दुनिया थोड़ी सी बड़ी स्पेसिफिक सी दुनिया है। हम वहां से आते थे, हम वो कल्चर समझते थे, हम वो भाषा लहजा समझते थे, तो शायद उस वजह से ज्यादा लीवे था हमारे पास से बातचीतें करने के लिए। तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, लोकेशन डिपार्टमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स में हमारा भी राय लिया गया है, माना गया है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो मेरे ख्याल से उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो राइटर्स जो क्रिएटर का वैल्यू बढ़ गया इस दुनिया के अंदर। वेब शोज की दुनिया में भी उनका रुतबा ज्यादा बढ़ा है फिल्म की दुनिया से, बट मिर्जापुर की दुनिया में शायद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि हमारे डायरेक्टर गुरमीत सिक्योर थे इस चीज से कि अगर ये भी साथ में अगर बात कर रहे हैं तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है हमारी। तो हम सारे लोग एक ही एम के साथ चल रहे थे कि मुझे अच्छा बनाना है। तो उसके इसमें लाइंस ब्लर हो जाती हैं। कभी रिहर्सल्स मैं कर रहा हूँ, कभी रिहर्सल वो कर रहे हैं, हम कॉस्ट्यूम के ऊपर भी साथ में बात कर रहे हैं। कभी मुझे लगा कि मैं गलत हूँ तो उन्होंने ठीक कर दिया, कभी उनको लगा कि, कभी मुझे लगा कि वो किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमने अपनी बात कह ली। तो बेसिकली अगर इसमें ईगोज नहीं है तो ये सारी पार्टीज मिलकर एक शो को बेहतर बना सकते, इसमें कोई शक नहीं। लेट्स टॉक अबाउट क्रेडिट्स। ऑडियंस जो आप व्यूअर्स जो होते हैं, वो आज भी एक, जैसे चाहे फिल्म हो या एक वेब सीरीज हो, उसका पूरा क्रेडिट फ्रंट कास्ट को देते हैं। इज माय ओपिनियन विनीत सर, इट इज माय ओपिनियन। अगर हो सकता है शायद मैं गलत रखता हूँ, लेकिन एक जैसे आज सपोज कर लो 100 मिलियन या 200 मिलियन से पीपल्स ने मिर्जापुर देखा, पर मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि 50,000 या 60,000 लोगों को भी ये नहीं पता होगा कि पुनीत कृष्णन कौन है और विनीत कृष्णन कौन है। तो ये चीज कहाँ तक सही लगती है कि मतलब एक ऑडियंस तक अपनी वो नाम नहीं पहुंच पाता? इसमें यही है मेरे ख्याल से। देखिए, जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता लग जाता है, जैसे आपको पता लग गया। आप समझ रहे हैं? तो या इंडस्ट्री के अंदर जिनको पता लगना है वो पता लग जाएगा। और कहीं ना कहीं ये होना बहुत बुरा भी नहीं है। अगर हम एज अ राइटर बहुत ज्यादा नोन हो जाएंगे, मैं तो बहुत डेलिबरेटली कोशिश करता हूँ कि हमारे फेस ज्यादा लोगों को ना पता हो। अगर हम बहुत ज्यादा नोन हो जाएंगे तो फिर हम बाहर निकल के अपनी बातें लोगों से आम तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनली तो मैं चाहता हूँ कि वो फेम शायद चाहिए भी नहीं है, स्पेशली फेशियल रिकॉग्निशन तो चाहिए भी नहीं, जरूरत भी नहीं है उसकी। वो एक्टर्स को ही मिलना चाहिए क्योंकि वो फेस होते हैं। और बहुत जाहिर सी बात है कि आम आदमी जब स्क्रीन पे कुछ देखने जा रहा है तो उसका पहला नाता एक्टर के साथ है, उसके बाद उसके बाकी के नाते बनेंगे कि आर्ट डायरेक्टर ने क्या किया है,
कैमरामैन ने क्या किया है, म्यूजिक वाले ने क्या किया, ये हमेशा ही एक लेवल नीचे का नाता है। उसका पहला नाता तो एक्टर, अगर एक्टर का काम उसका अच्छा नहीं लग रहा या उसका रिश्ता उससे नहीं बन रहा, तो बाकी की डिपार्टमेंट कितनी मेहनत कर ले वो पिक्चर नहीं चलेगी, वो शो नहीं चलेगा। तो इसमें कोई अन्याय वाली फीलिंग नहीं है हमारे मन में, बिल्कुल नहीं। हाँ मतलब यार दूसरा कि हम लोग यहाँ पर हीरो बनने नहीं आए थे, तो इट्स ओके, निकलने देता है। तो जो हमारी सोच थी कि हमारी जो कहानियां हैं, हमारे पास स्टोरीज हैं जो लोगों को जाननी होंगी, जो लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे तो आपको पता है सलीम जावेद कौन है। सलीम जावेद के केस में आपको पता चल गया, राइट। धीरे धीरे जो इंडस्ट्री बदल रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, अब लोग धीरे धीरे जो जो जिन लोगों के बारे में नहीं जानते थे या नहीं पता होता था, नहीं पता चलता था, उनके बारे में बहुत ज्यादा एक्सेस, इंटरेस्ट और कीननेस बढ़ गया है। तो बहुत सारे लोग अब हमसे बात करते हैं हमारे बारे में जानना, तो वो होगा, वो हमेशा वैसे ही होगा। अब सिचुएशन बेटर हो रही है और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक शो क्रिएटर के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, जानने के लिए, तो लोग उनके बारे में जानने लगे, जो कि नेचुरल प्रोग्रेशन है करने, तो वैसे ही होगा, राइट। तो सर आई वुड जस्ट से कि आपने जो अभी बोला कि हम लोगों को फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हमारे काम को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है, हमने जो लिखा है वो पसंद आ रहा है। आई रियली लाइक टू से कि आई एम इंस्पायर्ड विद दिस थिंग ऑफ योरसेल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं, हाँ, बिकॉज आई ऑल्सो राइट, ही ऑल्सो राइट, बट कहीं ना कहीं मेरे और इसके मन में भी रहता है कि यार लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमने लिखा है। बट सीरियसली बल्कि मैं इसको एक बड़ा प्यारा आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक हाँ जी, हाँ जी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े प्राइवेट इंसान है वो, और वो मेरे मित्र भी नहीं है। तो एक बड़े बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें मैंने बोला कि यार हमने शो बनाया है और ये पर्टिकुलर इंसान मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा या प्यार नहीं दे रहा या इज्जत नहीं दे रहा, एक पर्टिकुलर इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं किसी और से ऐसी कह बैठा, वो भी अनजान थे मेरे लिए। तो इस दूसरे शख्स ने मेरी बात बड़ी धैर्य से सुनी। ये विनीत शायद चले गए ना कुछ, नहीं मैं हूँ। तो ये दूसरे शख्स ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा कि पुनीत एक चीज बताओ कि जब तुम ये मिर्जापुर बना रहे थे अपने भाई के साथ या लिख रहे थे, तो तुम्हारा गोल क्या था? तो मैंने बोला कि सर हमारा गोल यही था कि लोगों को अच्छा लगे। तो बोले कि तुम्हारा गोल तो ये कभी नहीं था ना कि ये एक्स इंसान तुम्हें स्पेशल इज्जत दे। मैं बोला कि हाँ, ये गोल तो कभी नहीं था। तो बोले तो फिर अब ये गोल क्यों बन गया तुम्हारा? तो द पॉइंट एकदम करेक्ट था कि हमारा गोल तो बस इतना ही था ना कि लोग हमें प्यार दें और हमारे काम को सराहें। वो तो हमें मिल रहा है ना, तो हम उस चीज के पीछे क्यों परेशान हो कि एक एक्स्ट्रा आदमी हमको स्पेशल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। अरे हटाओ, आपके काम को और रिस्पेक्ट मिलती जाएगी, आप काम करते चलिए। तो मेरे ख्याल से ये हमें सीखना पड़ा और हम सीख भी रहे हैं कि नथिंग एल्स मैटर्स, अगर आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं एज अ राइटर, और कोई रिवॉर्ड है भी नहीं और चाहिए भी नहीं। राइट सर, और आई वुड से कि ये जो आपने बहुत बड़ी बात बोली है, जिन्होंने भी आपको ये बात समझाई है, आई कीप दिस थिंग इन माय माइंड फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ सर। वो प्राइवेट इंसान है, फिल्म के डायरेक्टर, एक बड़ी अच्छी फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है, लेकिन वो बहुत प्राइवेट आदमी है, इसमें उनका नाम नहीं ले रहा। नहीं डेफिनेटली सर, बट इनकी जो उन्होंने आपको बताई और जो आपने हमें बताई, ये बहुत बड़ी बात है। और मजे की बात ये कि हिमानी वो शख्स जो है, ये डायरेक्टर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बड़ी इज्जत से, वो सिर्फ मुझसे लाइफ में उन्हीं 1 घंटे के लिए मिले, उसी 1 घंटे के लिए, ना उसके आगे कभी मिले ना उसके बाद, हम दोस्त भी नहीं। लेकिन वो उसे 1 घंटे में ऐसी कुछ बात कहकर चले गए जो मुझे मदद कर गई। राइट सर। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप दोनों से है कि पूरे सीरीज में आप दोनों का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा था, कि हाँ उस कैरेक्टर को आपको बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी आई, बट वो आपका फेवरेट कैरेक्टर भी है। तो विनीत सर आपका कौन सा रहा, पुनीत सर आपका कौन सा? बताएं तो हाँ, फिर मैं अपने मुझे पर्सनली मुन्ना भैया बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे लिखते समय में भी और देखने में भी। एक तो उन्होंने शानदार, दिव्येंदु भाई ने बहुत शानदार तरीके से उस कैरेक्टर को जिया है। तो अब हमें जब हम नाम लेते हैं मुन्ना, तो हमें दिव्येंदु नजर आने लगता है, जो कि बहुत आसान काम नहीं है। और दूसरे, वो एक ऐसा प्राणी है जो आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी जो नवयुवक है उसको रिप्रेजेंट करता है, कि उसको लगता है कि वो अपने बाप के आगे इज्जत नहीं कमा पा रहा है, तो वो सारे प्रयास कर रहा है अपने बाप के आगे नाम कमाने के, और जो वो करता है वो हमेशा उल्टा हो जाता है। तो द मोर ही स्लाइज द मोर ही फॉल्स बैक, और उसमें और जूते खा रहा है। तो उसकी लड़ाई, और वो अपने मन में वो हीरो है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए, जिससे हमने बनाया है, ज्यादातर लोग ग्रे हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर सोचेंगे तो, पर वो थोड़ा ज्यादा ग्रे है। पर वो अपने मन में ग्रे नहीं है, वो अपने मन में एक लड़की से बहुत सच्चा प्यार करता है, वो अपने दोस्तों की इज्जत करता है, वो अपने बाप के आगे अपना नाम बड़ा करना चाहता है, जो कि एक नॉर्मल नवयुवक की, भारत में पैदा होने वाली नवयुवक की 3 इच्छाएं हैं। मैं अपने दोस्तों से अच्छा रिश्ता बनाऊं, मेरी अगर मैं प्यार करूं तो वो ऐसा नहीं है कि मल्टी वुमेन वाला है कि 10 लड़कियों को फंसा के घूम रहा है, या अपने माँ बाप के सामने इज्जत कमाऊं। और फिर भी जो कुछ वो कर रहा है वो उल्टा होता है।
वो लिखते समय, डायरेक्ट करते समय मेरे ख्याल है गुरु भाई को बहुत मजा आया होगा, पुनीत भाई को भी मेरे ख्याल है उस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्यार है जो वो लिखते थे। कैरेक्टर मेरे से मिलता जुलता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गन उठा के रिएक्ट नहीं करते, मैं ये सर ये शब्दों से रिएक्ट करते हैं सर, ये ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं ना कि सामने वाला अपने आप हो जाता है। पुनीत सर आपका कैरेक्टर फेवरेट? तो देखिए एक्चुअली ये थोड़ा ट्रिकी आंसर है, मुन्ना फेवरेट है, बट मैं क्योंकि मुन्ना की बात तो विनीत ने कर दी, पर एक और कैरेक्टर है जो मुझे बड़े ही पसंद थे, वो थे कंपाउंडर। क्योंकि बाकी सारे कैरेक्टर्स तो वैसे ही बहुत पावरफुल हैं, आर्क उनके बहुत बड़े हैं, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, पर कंपाउंडर एक ऐसा कैरेक्टर है इसको आप भूलते नहीं, और कंपाउंडर एक ऐसा कैरेक्टर है जो डिस्पाइट बीइंग ओवरटली वायलेंट यू स्टिल आर ऑन हिज साइड, राइट, यू आर ऑन हिज साइड, बिकॉज वो अनवेवरिंग अनक्वेश्चन लॉयल्टी के साथ ऑपरेट करता है। वैसा दोस्त मिलना बड़ा मुश्किल है, वो अल्टीमेट प्राइस भी पे करना हो तो चूकता नहीं। अगर आप देखेंगे तो उसकी बाकी की जिंदगी हमने डेलिबरेटली कुछ नहीं दिखाई है, ना उसको कोई गर्लफ्रेंड हमने दिखाई है, ना उसको कोई भाई बहन हमने दिखाया है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं लाइफ में इमोशनल। कई की इमोशनल इन्वेस्टमेंट है मुन्ना भैया जो खुद बड़े फ्लॉड है, लेकिन उनके फ्लॉज को वो नजरअंदाज करता है क्योंकि उसकी दोस्ती उस फ्लॉज को नजरअंदाज करने में मदद करती है। तो आई थिंक वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि वो मिर्जापुर की दुनिया में आप देखेंगे तो कंप्लीटली नॉन स्क्रीमिंग कैरेक्टर है, और एंड ही पेज द प्राइस। मेरा कैरेक्टर जानना चाहेंगे सर आप, मेरा कौन सा फेवरेट है? बताइए बताइए। भैया जरीना बेगम। तो जरीना बेगम का मैं आपको बताता हूँ बढ़िया सा किस्सा। तो क्या था कि पहले ये जो 2-3 अलग अलग सीन्स आपने देखे, तो जरीना वो हैं जो नाच रही हैं, राइट राइट राइट, तो होली पार्टी में वो नाचती हैं, फिर वो मुन्ना भैया के साथ एक उनका सेक्स सीन है जिसमें काउंटिंग करते हैं, और ऐसी एक आध जगह पे वो और हैं जिसमें ये जेपी यादव के साथ कहती है कि भाई हम आपके लिए प्राइवेट में नाचेंगे, और ये सब है। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये 3 सीन में 3 अलग लड़कियां थी। अच्छा, हाँ, इनका आपस में कोई नाता नहीं था, मुन्ना भैया अलग एक सेक्स करके आते थे, जेपी यादव एक अलग लड़की को लाए थे, खाली उनका ईगो हर्ट हो गया था, पर्सनल कोई कनेक्शन नहीं था। और तीसरे में दिखती है कि एक लड़की है जो जेपी यादव की आसपास घूमती है, और शायद इसको हम बड़ा कर देंगे कैरेक्टर को। तो गुरु ने सजेशन दिया कि पुनीत यार ये तीनों इंडिविजुअल रोल्स ना ट्रिकी हैं, एक में सिर्फ सेक्स है, एक में सिर्फ डांस है, एक में डायलॉग्स हैं। So rather than having 3 girls, if you hire a good actress who can dance well, and if you make all 3 same, then we can propose it to a good actor कि भाई आपके लिए ये तीनों सीन्स हम आपके लिए लिख रहे हैं, आप इसको परफॉर्म करें और एज एन एक्टर परफॉर्म करें। फिर हम एक डांसर हायर नहीं कर रहे हैं, हम एक वन सीन कैरेक्टर एक्टर हायर नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर एक्टर हायर कर रहे हैं जो तीनों सीन्स में रहेगा, और उसका कैरेक्टर भी आगे चल के बड़ा हो जाएगा, जो हो भी जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो चेंज गुरु ने सजेस्ट किया कि ये एक ही कैरेक्टर तीनों बना दो, तो हमने रिकॉर्डिंग उसके अंदर छोटे छोटे चेंजेस किए। तो देन द थर्ड सीन लुक्स लाइक कि वो होली वाली पार्टी से निकल के आ रहा है, राइट, वो थोड़ा कनेक्टिंग भी हो गया था हम लोगों तो कनेक्टिंग लगने लगता है। हाँ, तो इसका श्रेय उनको जाता है कि वो इसलिए वो कैरेक्टर बढ़ाया था। आप सोचिए कि 3 अलग अलग होती तो आपको तीनों ध्यान नहीं होती, मुझे ले जाती। सर आई जस्ट वांट टू आस्क, आपका फेवरेट, एक सवाल मैं पूछना है हिमानी, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट तो मुन्ना भाई और गुड्डू भैया दोनों का कैरेक्टर इज जस्ट बैंग ऑन। कि अगर आप गुड्डू भैया को देख रहे हैं तो उनकी इनोसेंस भी है बहुत ज्यादा वाली, और उसके बाद उनमें एक दबंगनेस भी है कि हाँ ठीक है, जब तक वो सॉफ्ट चल रहे हैं वो सॉफ्ट चल रहे हैं, जब तक वो इनोसेंट है ही इज इनोसेंट, बट जब उनमें को अपना वो दिखाना होता है कि हाँ आई कैन रूल दिस वर्ल्ड, तो वो भी करते हैं, और वो बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से वो करते हैं। सो आई वुड से कि मुझे दोनों का जो कैरेक्टर था वो बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ श्वेता त्रिपाठी का जो गोलू का कैरेक्टर था, मतलब ना किसी से डरना ना कुछ, शी वाज लाइक, श्वेता त्रिपाठी वाज ऑलवेज माय फेवरेट, बट इन दिस आई हैड अ लेवल सीजन 2 में तो और वो मतलब बड़ा उनका कैरेक्टर आंख है। अभी आपने टीजर भी देखा होगा, अभी ट्रेलर आएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, आपको मजा आने वाला है। ये जो टीजर ट्रेलर है उसमें ही बड़ा दमदार, मतलब जो हमारे गुड्डू भैया वॉक करके आ रहे हैं, ओहो हो, हाँ, थोड़ा माहौल है। हाँ, करेक्ट। राइट। तो सर आई जस्ट वांट टू आस्क कि जब आपको पता लगा कि गुड्डू भैया और मुन्ना भाई के लिए अली अफजल को और दिव्यांदु शर्मा जी को लिया गया है, तो दोनों का थोड़ा जॉली सा नेचर रहा है। जैसे दिव्यांदु शर्मा ने प्ले किया कि लिक्विड का, प्यार का पंचनामा में ही प्लेड द रोल ऑफ लिक्विड, और उनके अगर बाकी कैरेक्टर्स देखे जाए तो वो बहुत जॉली चॉकलेटी बॉय टाइप के हैं, राइट। और अली अफजल के अगर देखे जाए तो ही इज ऑल्सो हैविंग सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, ही हैज ऑल्सो प्लेड। तो आपको थोड़ा मतलब हुआ था कि हाँ दे बोथ आर गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ दीज टू लेजेंडरी ऑफ दिस सीरीज,
So will they be able to play that? आपको कुछ डर लगा था, कुछ ऐसा सा तो ऐसा लगा? नहीं था कि किसी और ने हायर करके उन्हें हमें दे दिया था, वैसा नहीं हुआ था, हमने ही हायर किया था, मतलब हाँ, हमने ही मिलके उनको हायर किया था। Sorry sir, sorry we interrupted you in between. She's so cute sir. क्या हाल है गिन्नी? She's my elder daughter. तो सुनाई नहीं देगा, मैंने कान में लगाया हुआ है। Oh. हेलो Okay, कर sir. लो। Yes sir. हाय। Yeah. तो उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमें हायर करके दिया था, हम Quality इस हायरिंग का है। प्रोसेस रहे हैं, इसमें बहुत सारे एक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुआ एंड देन इट वाज हायर्ड। तो यही डिस्कशन हुआ कि कैन वी प्रेजेंट देम इन अ डिफरेंट वे, कैन दीज एक्टर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे। और ये कहीं ना कहीं उन एक्टर्स का भी ये काबिलियत है कि वो ये समझ पाए कि अगर ये डिफरेंट तरह का रोल वो करेंगे तो शायद इसमें उनके लिए भी मजेदार बात है, उनके लिए भी फन है टू प्ले, उनके लिए भी कुछ नया एक्सप्लोर वो कर पाएंगे। और फिर जो उनको स्क्रीन पर उन्होंने किया वो हम सबके लिए भी बहुत प्लेजेंट सरप्राइजेस थे। Right. क्योंकि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मुन्ना भैया, अली भाई को हम कभी ऐसे, देवेंद्र भाई, अली भाई को हम कभी ऐसे नहीं देख सकते थे अनलेस अनटिल हमने उनको स्क्रीन पे ऐसे देखा। जब मैंने उन्हें देखा था, मतलब यार इनको तो मैंने सिर्फ एक चॉकलेटी गुची मुची बॉय इमेज थी मेरे दिमाग में, अली सर के लिए भी है, देवेंद्र सर के लिए भी। और बट ऐसा एक्चुअली बहुत सारे एक्टर्स ने कहा कि उन्होंने इस तरह का रोल एक अगर पंकज सर को छोड़ दे जिन्होंने पहले भी डॉन्स के रोल प्ले किए हैं, बाकी सारे एक्टर्स ने इस तरह के रोल प्ले नहीं किए, तो शायद उनके लिए भी लीप ऑफ फेथ ही था। तो अच्छा ये थी कि उनको कुछ अच्छा करने को मिल रहा था, लेकिन इसमें काबिले तारीफ बात ये भी है कि वो ये देख पा रहे थे कि ये लीप ऑफ फेथ वो लेंगे। बहुत सारे एक्टर्स नहीं भी ले पाते लीप ऑफ फेथ, तो वो वाला बात है। आप रसिका का अगर रोल देखें जो उन्होंने रोल प्ले किया है बीना त्रिपाठी का, रसिका दुग्गल जी का, तो उन्होंने ऐसा रोल पहले प्ले नहीं किया था शायद, तो ये उनके लिए भी लीप ऑफ फेथ है कि इसमें एक सेक्सुअल अंडरटोन भी होगा, इट्स नॉट अ सिंपल इजी, साइकोलॉजिकली इट बी गोइंग टू बी अ डार्क रोल। तो ये कहीं ना कहीं उनको भी श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको समझा और उसके लिए हाँ किया। बल्कि मुझे याद है रसिका जी ने तो ऑडिशन में भी साड़ी पहन के ऑडिशन किया था, लाल साड़ी पहन के। हमारी बात हुई कास्टिंग डायरेक्टर से कि ऑडिशन ऐसा किया जाए कि कुछ मजा आवे, तो उन्होंने साड़ी वाली पहन के ही ऑडिशन किया। तो जैसा आप उनको देखती हैं मुन्ना भैया वाले सीन में जिसमें मुन्ना भैया को इत्र वित्र करवाती हैं ऐसे अपने हाथ पे गुलाब का, तो वो उन्होंने ऑडिशन भी वैसे ही कॉस्ट्यूम में पहन के किया अपने घर से लाकर। एंड देन देयर वाज नो वे दैट वी कुड से नो और एनीवन कुड से, राइट सर, राइट। फॉर एग्जांपल। हाँ विनीत सर, विनीत सर आप म्यूट है तुम्हारा वीडियो, ऑडियो म्यूट है विनीत। हाँ अभी आ रहा है आवाज? यस हाँ, सर। बोलो तुम्हें। सर जैसे 4 साल सीजन 1 और 2 साल सीजन 2, तो 6 साल एक तरीके से इसकी राइटिंग, तो 6 साल में 6 नहीं ना ज्यादा, 6 साल नहीं, ज्यादा हो गए। राइटिंग वाइज 2 साल, फिर 1.5-2 साल बनाने में। ओके। पहले वाले की 1.5 साल के करीब राइटिंग, दूसरे वाले की 1 साल के करीब। ओके, तो ये हाँ बाकी का वक्त बनाने में जा रहा है। 2-2.5 साल राइटिंग में। तो कभी मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ फेज आया कि जिसमें ऐसा लगा हो कि यार थोड़ा सा ये कुछ गलत चीज ले ली, या फिर थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट टाइप कुछ? अरे demotivation कुछ आया क्यों, हो? मतलब 2 साल में 1.5 साल में और पुनीत बहुत बार लड़े हैं, बहुत झगड़े हैं, बहुत सारी चीजें एक दूसरे को कही हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने बनाए जो कि आप पर्दे पर नहीं देख पाए। मेरे और पुनीत की बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, और मतलब पुनीत इसमें एल्डर ब्रदर, पर मेरी भैया से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत बार मन मुटाव हुआ कि क्या चल रहा है, मुझे नहीं पसंद है, तुझे क्यों पसंद है। कालीन भैया जिसको लेके हमने खड़ा किया वो क्या काम करेंगे। बाद में पुनीत शायद आपको स्टोरी सुनाएंगे हम, एक जमाना आएगा कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि इसको कालीन को धंधे को हटा के हम संदूक वाला धंधा भी शुरू करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब ये जर्नी इतनी शानदार थी, अब एक्चुअली होने के बाद हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और आपसे शेयर कर पा रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसा लगा कि यार ये हो नहीं पाएगा, ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं होने वाला है। बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे हार्ट बर्न्स हुए, हार्ट ब्रेक हुए कि ये गलत जा रहा है, ये नहीं हो सकता। बट अभी वो बन गया है, अब वो एक खूबसूरत चीज है जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं, सेकंड सीजन, तो बहुत अच्छा लगा। तो पुनीत से मैं बोलूंगा कि वो संदूक वाली स्टोरी बात सुना दो। सर प्लीज सर प्लीज। संदूक में क्या था कि वो कालीन की जो ये फैक्ट्री है, भदोही करके एक एरिया है यूपी, ईस्ट यूपी में, जो मिर्जापुर की है, अपना बनारस जौनपुर के पास में भदोही, ये मिर्जापुर, यहाँ पे कालीन बहुत बनते हैं। और ये मतलब बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड, होते थे जब हम वहाँ रहा करते थे, तो हमारे दिमाग में वही इमेज थी। तो हमने कैरेक्टर तो लिख दिया इतना बड़ा कालीन भैया वाला, जिनकी बहुत बड़ी कालीन की फैक्ट्री है, लेकिन जब हम लोकेशन हंट करने गए तो कोई कालीन की फैक्ट्री में मिली नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्री खत्म हो रही है वहां पर अनफॉर्चुनेटली। गवर्नमेंट पॉलिसी बोल लें या
लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया या प्रॉफिट मार्जिन सही है, मैं कारण नहीं कह सकता हूँ क्या है, लेकिन वो इंडस्ट्री काफी हद तक ठप हो गई। तो जो उसने हमें एक टैली फैक्ट्री दिखाई, वो लिटरली एक छोटे से आप समझिए दालान में चलती थी। तो हमने कहा कि दालान में तो यार कालीन भैया का व्यापार नहीं चलना चाहिए, कुछ तो बड़ा होवे। तो अब फैक्ट्री नहीं मिल रही है, तो किसी एक ने सजेस्ट किया कि यार कालीन में वो जगजी तो छुपा के व्यापार करता है और क्या करता है कालीन से, तो ऐसा करो कि एक सूटकेस की फैक्ट्री डाल देते हैं, संदूक बंदूक में ड्रग छुपा के बेच देगा। तो सिर्फ इस बात पे हमारी लड़ाई हुई। हमने बोला कि नहीं यार, फिर उसको संदूक भैया नहीं बुला सकते ना, कालीन भैया में पावर है, यू कांट कॉल इट ऑन संदूक भैया और अटैची भैया, दैट विल लुक बिजार। तो इसलिए हम Right. ढूंढेंगे, अब ये प्रेशर मत डालिए। तो ऐसे करके फिर ढूंढे, तो हमारे प्रोड्यूसर है अब्बास खान साहब, उनके साथ हम जब लोकेशन ढूंढने गए तो उन्होंने कुछ ये जुगाड़ उगाड़ निकाल कर और फैक्ट्रीज के दरवाजे खुलवाए। तो ये एक फैक्ट्री हमें मिली जो मिर्जापुर और बनारस के बीच में है लोकेटेड, रियल फैक्ट्री है और बहुत बड़ी फैक्ट्री है इनकी। ये दो भाई और दो भाई मिलकर चलाते हैं। तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है और कालीन की फैक्ट्री, और हमें वहाँ सब कुछ मिल गया जो था। Oh. बल्कि उनका घर, बल्कि आप वो शॉट देखेंगे जब कालीन भैया की गाड़ी पहली बार फैक्ट्री में एंटर कर रही है, वो जो टॉप शॉट है, जिसके Right, बाद right. वो पहली बार जब पंकज त्रिपाठी को आप देखते हो, पंकज सर को, तो उस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो राइट साइड जब गाड़ियां मुड़ती हैं तो वो कालीन फैक्ट्री है, लेफ्ट साइड पे उनका बंगला है मालिकों का, जो फैक्ट्री के मालिक हैं। तो एक टाइम पे ये भी हुआ था कि ये बंगला भी हायर कर लेते हैं कालीन भैया के घर के लिए, टू शूट इट देयर। बट देन वी फिगर्ड कि शायद शूटिंग और बेटर हम ढूंढ सकते हैं हमारे जो स्क्रिप्ट के साथ काम करें, तो हमने ढूंढे। ये कालीन की फैक्ट्री जब हमें मिल गई है तो हम लोग को बहुत खुशी मिली कि हमारे कालीन भैया का संदूक कैरेक्टर भैया बनाने से बच गए। संदूक भैया नहीं बनेगा, सरवाइव करेगा उस कैरेक्टर। Right, sir. So I just want to ask you कि कभी आपको सेंसरशिप का इशू लगा था? बिकॉज लाइक वी नो कि आजकल की ऑडियंस सब चीजें लेने को तैयार है, कि वी आर रेडी टू सी दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, दीज काइंड्स ऑफ शोज, दीज काइंड्स ऑफ सीरीजेस, वी एक्चुअली वी लव टू वॉच दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। बट आपको कभी लगा था कि हाँ सेंसरशिप का कुछ इशू आ सकता है? तो इसमें ऐसा है कि आई थिंक एज अ सिस्टम ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू सेल्फ रेगुलेट एनी विच वे। इसमें एक्सेल का भी, एक्सेल एंटरटेनमेंट हमारे अपने चेक पॉइंट्स हैं, एक्सेल का अपना एक चेक पॉइंट होता है, फिर अमेजोन का एक चेक पॉइंट है। कहीं पर भी क्रिएटिविटी को वो लोग नहीं कर्व करते, ये नहीं बोलते कि क्रिएटिवली ये रॉन्ग है कहना या राइट है कहना, वो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड है। तो उस मामले में मैं बोलूंगा तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि भाई एक ही आएगा कि इसका ये मतलब तो नहीं निकल सकता, तो हमें बोलेंगे नहीं इसका ये मतलब निकल रहा है। सो इट्स अ वेरी म्यूचुअली डिस्कशन बेस्ड थिंग, और सेल्फ रेगुलेटेड हैंगे हम लोग। तो अगर गालियां हैं तो इसलिए कि वो मिर्जापुर की दुनिया है। राइट। अगर हम किसी और दुनिया की कहानी बताएंगे तो वहां जबरदस्ती गालियां नहीं डालेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि मिर्जापुर की दुनिया में जब भी गाली लगी होगी तो आपको लगा होगा कि वो नेचुरली आ रही है जुबान पर, सेंटेंस के बीच में। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा होगा कि हमने सिर्फ गाली का सेंसेशन डालने के लिए गाली डाली है। और जितने भी आप सेक्स सीन्स देखेंगे तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर सेक्स का जो सीन है वो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। आप वो सीन निकाल देंगे तो स्टोरी हिल जाएगी। तो इट इज नॉट ओनली फॉर सम परवर्ट ग्रेटिफिकेशन, वो जेन्युइनली स्टोरी को आगे बढ़ाता है। और बहुत ध्यान से देखेंगे तो इट्स अ सेक्स सीन, इट इज नेवर स्किन शो। आपको स्किन का भी ये दिखेगा, हमारे भली वो सेक्स का सीन है लेकिन तभी वो काफी हद तक क्लोज्ड है या नहीं है, तो भी वो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखाया गया है कि आपको चीप ना लगे, आपको वाहियात ना लगे, उसकी लाइटिंग उस तरह से की गई है। तो इस बारे में जो एक्टर्स थे, फीमेल मेल बहुत, उनका गुरु से बहुत डिस्कशन हुए इस बारे में कि हाउ विल वी शूट इट, हाउ विल यू शूट इट। तो उसमें गुरु ने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि एक शूट करने का एक तरीका होगा, उसको हम इस तरह से प्लान करेंगे। उस सीन का टेक अवे वो सेक्स नहीं होगा, सीन का टेक अवे कुछ और होगा। तो वो सारी चीजें कहने के मिल बैठ के की गई हैं टू नॉट मेक इट अ शो विच इज पुशिंग बाउंड्रीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंसेशनलिज्म, डूइंग इट बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। हमारे मिर्जापुर की दुनिया में ये सब चीजें होती हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। हाँ, जस्ट टू ऐड टू इट, जैसे अगर आप देखेंगे हमने गुड्डू भैया और बबलू भैया बनाए। गुड्डू भैया जनरली बड़ा वाला है, जो थोड़ा हठेला है, थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, अनहैप्पी इन व्हाटएवर ही इज, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ज्यादा गालियां देता है। जो छोटा भाई है जो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो ऑलमोस्ट पूरे सीजन में वो ना के बराबर गालियां देता है। तो हमने जो गालियों का बैलेंस है वो भी बहुत ज्यादा बना कर रखा है कि एक जो कैरेक्टर है वो वैसे बिहेव करेगा, दूसरा कैरेक्टर है जो पढ़ने वाला है, पढ़ाकू बच्चा है, जो शायद आईएएस बन सकता था अगर वो किसी दूसरी दुनिया में होता या थोड़े डिफरेंट वर्ल्ड में पैदा हुआ होता, बट वो उस दुनिया का हिस्सा बन गया है आउट ऑफ सम कंपल्शन, सम मजबूरी, तो वो गालियां नहीं देता है। तो हमने वो बैलेंस बहुत कोशिश की, हमने लाइन ड्रॉ की। राइट सर, राइट। सर एक बहुत मिर्जापुर की पूरी दुनिया बना दी आप दोनों ने। तो एक दुनिया, इस दुनिया बनाने के अंदर कुछ ऐसा होता है कि यार एक बहुत हार्ड चीज बनती है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है उस चीज को बनाना उस पूरी दुनिया में। तो वो क्या चीज थी?
इसमें एक जो कठिनाई थी वो ये थी कि गैंगस्टर शोज तो बहुत सारे देखे हैं, ये या गैंगस्टर की कहानियां बहुत सारी देखी, ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है, ये सवाल शुरू शुरू में आए थे। तो हमारी तरफ से यही था कि एक तो इसके अंदर डार्क कॉमेडी है, तो दे विल बी वेरी सीन मेनी सीन जहां पर आप वायलेंस हो रहा होगा एंड देन यू विल लाफ और यू आर लाफिंग एंड सडनली वायलेंस हैपन। तो कहने की वो आपके इमोशन से ज्यादा हम खेल रहे होंगे, जो एक नया चीज है। और दूसरा, ये सारे चरित्रों को हम अंदर से दिखा रहे थे, हम आउटसाइडर व्यू नहीं ले रहे थे, इसलिए हम डॉन के ड्राइंग रूम में बेडरूम में घुस गए, हम डॉन के डाइनिंग टेबल पे घुस गए। हम डाइनिंग टेबल पे एक जो व्यूअर है वो एक और टेबल पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पे, तो वो एक अंदर की दुनिया हम दिखा रहे हैं। तो उसका डॉन होना या कट्टों का व्यापारी होना इंसिडेंटल है, उसकी बाकी के कॉन्फ्लिक्ट तो सेम ही है जो किसी भी और बिजनेस में हो सकते थे। तो आई थिंक वो एक जो हम कोशिश कर पाए वो मुझे लगता है कि ज्यादा अपील की, और जो डिफिकल्ट भी रही बट वो हो पाया। तो हम अंदर वाला पॉइंट भी दिखा पाया ओनली बात। हाँ, इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। इसके अलावा एक और कोशिश थी जिसके लिए मेरा ख्याल है शायद पुनीत को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाएगा, क्योंकि मेरी तो उससे उसके अगेंस्ट ही लड़ाई हुई। वो था सारे कैरेक्टर्स में ग्रे कलर भरना। तो पुनीत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू था कि हमारे यहाँ, जैसे हम अपनी दुनिया में देखें, हम अपनी दुनिया में शायद मैं अपनी दुनिया में हीरो होऊंगा, पर बहुत सारे लोग मुझे कुत्ता कमीना मानते हो, जैसा कि दुनिया में होता है। तो पुनीत का ये बहुत ज्यादा था कि जितने भी कैरेक्टर्स हम वीव करें वो सबके सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रे होगा, और एक या दो कैरेक्टर्स होंगे जो पूरी तरह करेक्ट होंगे। तो वो एक तरह का मॉरल बैकग्राउंड होगा जिसके अगेंस्ट, जैसे अगर आप देखेंगे हमने गुड्डू बबलू के पिताजी बनाए जो बहुत ज्यादा सेल्फ राइटियस है, या मकबूल है जो कि गलत आदमी के साथ खड़ा है, जो डॉन के साथ खड़ा है, पर उसका जो यार्डस्टिक है, उसका जो सोच है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो काम करने का नजरिया है, तरीका है, वो पूरी तरह डेडिकेटेड। तो ज्यादातर कैरेक्टर ग्रे हैं, और इसीलिए शायद भले ही हम अपनी जिंदगी में अपने मन में अपने आप को हीरो मानते हो, पर हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन बहुत सारी कमियों से हम उन कैरेक्टर्स को देख पा रहे हैं कि हाँ साला करता तो मैं भी यही, पर मैं हीरो हूं। पर वहां पर जब हम देखते होते हैं तो लगता है हाँ यार ये भी करेक्ट है। तो शायद ये कारण रहा कि हम उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए, क्योंकि सारे राम या रावण नहीं थे, बहुत सारे उन सबका मिक्स बनाए थे, जो शायद लोगों को ज्यादा मजा आया। नहीं सर, बहुत बहुत ज्यादा मजा आया सर। मैं ऐसा नहीं कि सर आप दोनों मेरे सामने बैठे हैं तो मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, मैं मिर्जापुर की जब से आया तब से तारीफ कर रहा हूँ, और कभी जयपुर आओ तो मैं आपको मैं सबूत दूंगा, मैं लोगों से बताऊंगा, मैं लोगों को मिलवाऊंगा आपसे कि भाई मैं कितना बड़ा फैन हूँ मिर्जापुर का। मैं ये बोलूंगी कि मैंने 2018 में नहीं, मैंने अभी लॉकडाउन में मिर्जापुर देखा है। लाइक मेरे कजन्स मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे दी देखो देखो देखो, बट मैंने अभी लॉकडाउन में देखा, एंड आई वाज रिग्रेटिंग कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। बट ऑन द अदर साइड आई वाज लाइक अच्छा वो पहले नहीं देखा, नहीं तो इसके सस्पेंस में तो मजा आती। पॉइंट पे लाके उसको खत्म किया गया कि हाँ व्यूअर्स वाज एंगेज इनटू इट, कि हाँ आप उसको छोड़ नहीं सकते, यू वुड कीप ऑन थिंकिंग कि अब क्या होगा, गुड्डू भैया का बैकअप कैसे आएगा, गुड्डू भैया कैसे मुन्ना भैया की बैंड बजाने वाला। लाइक आई एम कंप्लीटली वेटिंग फॉर सब चीज अभी पूछ ले तू, मेरा तो क्वेश्चन कुछ स्नीक पीक। हाँ मतलब उसके जवाब हम नहीं दे सकते, उसके लिए आपको टू देखना कि कहानी में क्या हो रहा है, पर सर आपको पेबैक मिल जाएगा, ग्रो कर रहा है कैरेक्टर कहानी के साथ। हाँ आपको बहुत ज्यादा बड़ा पेबैक मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमारा मन। नहीं सर कुछ बहुत शानदार कैरेक्टर्स लिखे हैं। अच्छा सर, कुछ जनता के सवाल हैं, तो ये जनता के सवाल मेरे इंस्टाग्राम से आए हैं। मैंने कल स्टोरी डाली थी कि मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ मिर्जापुर के राइटर्स को, तो कुछ सवाल आए। तो पहला सवाल आप दोनों से है, कुछ मैंने ऐसे सवाल पूछे जो कॉमन है आप दोनों के लिए। हाँ। ठीक है। तो पहला सवाल, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? पुनीत सर आप बताएं। यार मेरी तो अरेंज है और बड़ा खुश हूँ पर इनकी लव है, ये भी खुशी लगते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही चलेंगी। हाँ बहुत सारी अरेंज भी मिल जाती है, बहुत सारी लव भी टूट जाती है, वाइस वर्षा, तो उसका कोई रूल नहीं मुझे लगता है। तो मैम तो आसपास नहीं है ना? ना दूर है पर ठीक है, फिर हम आपकी बात को मान रहे हैं। सर लगे आज फिर एक सवाल बोलो, बता दीजिए कि पहला अफेयर कब स्टार्ट हुआ था, कॉलेज में, स्कूल में? यार ये बहुत पुरानी बात है यार, पसंद आई थी कोई, लेकिन फिर वो बात आगे नहीं बढ़ी, फिर जीवन में आगे बढ़ गए, बस इतना ही, और क्या बोलूं। अच्छा मेरी कहानी थोड़ी अलग है। मेरा जो जन्मदिन है वो 11 तारीख को है, और स्मिता ने, मतलब मेरी वाइफ उनका नाम स्मिता है, उन्होंने कैलकुलेट किया कि मतलब कभी कभी दारू पी के बता गया हूँ, वैसे तो ऑब्वियसली मैं टाइप का हूँ ही नहीं, तो मैंने उनको बता दिया अपनी कुछ पुरानी लव स्टोरीज। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि मैं 11वीं महिला हूँ आपकी लाइफ में, जैसा उन्होंने कैलकुलेट किया।
तो बड़ी खुश है कि अच्छा हुआ तुम्हारी जन्मदिन जो है 30 तारीख को नहीं हुआ, वरना तो पता चलता तुम्हारे पीछे लड़की की लाई। तो ये है। अच्छा, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं रही भाई, मैं तो कद में भी छोटा ही हूँ, तो मेरे केस में ऐसा ही 10-11 नंबर टाइप के नहीं रहे भाई। हाँ, बस क्यों डींग मारूं बिना बात की जब कुछ हुआ ही नहीं। सर मेरे हाँ, से तो मेरे केस में तो काफी कहानियां हुई। जब बचपन में जो पढ़ाई कर रहे थे, लड़कियों के फोन वोन पे आते थे, माँ बाप से कुटाई का भी सीन हो गया कि लड़कियों के फोन क्यों आ रहे हैं। तो सब हुआ, सब कुछ देखा। ये है। ओके सर, ओटीटी और सिनेमा हॉल दोनों की अपनी अपनी जगह है मुझे लगता है। ना तो ओटीटी के आने से सिनेमा हॉल मर जाएंगे, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि कोरोना के बाद भी ऐसा नहीं कि सिनेमा हॉल्स मर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। और हिंदुस्तान में तो वैसे भी इतने ज्यादा स्ट्रेस में एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ लीड करता है कि सिनेमा हॉल में जाना उसके लिए एक तरह का एस्केपिज्म है। तो वो जाएगा जरूर, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि जब भी खुलेंगे तो लोग वापस देखना शुरू करेंगे, मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। और जैसे जब टीवी आया था तो लोगों ने बोला था कि सिनेमा हॉल्स खत्म हो जाएंगे, पर वो खत्म नहीं हुआ। फिर वीसीआर आया, सिनेमा हॉल्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा बोला, नहीं खत्म हुआ। अब ओटीटी आ गए, सिनेमा हॉल्स खत्म नहीं होंगे। पर हाँ, ओटीटी ने हमें बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, पावर दिए नई नई तरह की कहानियां कहने के लिए। तो स्पेशली फॉर द ब्रीड ऑफ राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, दीज 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा कहानियां कहने के लिए मौके हैं। हम बहुत सारी कहानियां बहुत स्पीड से कह सकते हैं विदाउट द प्रेशर ऑफ सेलिंग द टिकट ऑन अ फ्राइडे बॉक्स ऑफिस वीकेंड। वो सारी चीजें हटा दी जाए तो ओटीटी उस मामले में बड़ा खूबसूरत है। और ओटीटी में कैसा है कि अगर मैंने कुछ देखा और मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको कहा तो आप हफ्ते भर के बाद देख सकते हो। मूवी के केस में मैंने बोला अच्छा लगा, पर मूवी उतर गई तो आप चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे। तो ओटीटी के केस में से लॉन्जिविटी ज्यादा है, क्योंकि लंबे समय तक लोग देख सकते हैं। जैसे हिमानी बोली, उन्होंने 2018 में आई हुई चीज 2020 में देखी। फिल्म की दुनिया में वो ये नहीं कर पाती, क्योंकि उतर गई होती फिल्म। फिर या तो आप वीसीआर कैसेट ढूंढ रहे होते, सीडी ढूंढ रहे होते, ये सब कर रहे होते। पर ये तो अभी आपके क्लिक ऑफ द बटन पे एक्सेस है आपका। तो इन दैट सेंस ओटीटी ने आई थिंक गेम तो चेंज किया है, बट दोनों चीजें को एग्जिस्ट करेंगी मुझे लगता है, फॉर श्योर। ओटीटी सर एक तरीके से शायद न्यू टैलेंट को प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, चाहे बहुत दे रहा है, कि बिल्कुल फिल्म दे रहा है। मेकर हो या राइटर्स हो या आप फ्रंटलाइन कास्ट समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जापुर में इतने सारे खूबसूरत एक्टर्स जो हायर हुए, वो इसलिए हो पाए क्योंकि वो ओटीटी का शो था। राइट सर। उसमें हर कैरेक्टर को एक कुछ उसके पास माल था दिखाने के लिए और देखने के लिए, और एक्टर्स को पता था कि हाँ इसके अंदर हम शाइन करेंगे। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इतने इतने खूबसूरत एक्टर्स हमें नहीं मिलते अगर ये फिल्म होती फॉर एवरी कैरेक्टर। ओके विनीत सर, ये सब मेरा क्वेश्चन नहीं, जनता का क्वेश्चन है। तो मनोज वाजपेयी सर एस कालीन भैया, कभी सोचा नहीं था हाँ, हमने मनोज वाजपेयी साहब को। मतलब हो सकते थे शायद, अब पर कभी actually- सोचा नहीं था। हाँ हाँ, पर अगर पंकज सर ने उस रोल को इस शिद्दत से निभाया है कि कालीन भैया और पंकज सर दोनों एक ही हो गए। मतलब आप कालीन भैया बोलोगे पंकज सर बोलोगे तो कालीन भैया याद आ जाते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर सकते हैं। तो मतलब शायद मैं सोचूं तो शायद अमरीश पुरी होते तो और भी मजा आता। इमेजिन कीजिए अमरीश पुरी अपनी बीबी के साथ बेड पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और बीना अपने अमरीश पुरी को धमका रही है, तो बड़ा मजा आता उस सीन में। बट फिर वो ये कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल हो सकता। सर चौथा क्वेश्चन, ये भी जनता का क्वेश्चन है सर, मेरा नहीं है। कितने पैसे कमाए? क्या से जो हमने long पैसे pause है, कमाए वो मिर्जापुर वालों ने? आपने मिर्जापुर से राइटिंग। यार पैसे का तो ऐसा है कि क्या इसमें कैसे कमेंट करूं, क्योंकि ना सिर्फ पैसे से तोल ही नहीं सकते इसको। हाँ, उसके पहले हमारी फिल्म नहीं चली थी तो हम इससे खुश थे कि हमारे को किसी ने दोबारा मौका दिया है, हमें भरोसा दिखाया है, और हम उन लोगों को ये कहानी सुना रहे थे जो लोग इस दुनिया के नहीं है। राइट राइट। हाँ हम बॉम्बे में स्थापित एक कंपनी, बॉम्बे में रहने वाले लोगों को एक कहानी सुना रहे थे जिनकी दुनिया ही नहीं है। तो वो हम पे भरोसा दिखा रहे थे कि हाँ ये कहानी इनकी, ये कह ले जाएंगे, जस्ट हैव टू सपोर्ट देयर विजन। उतना ही बहुत था हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में काम कराए, फ्री में काम नहीं कराएगा, पैसे दिए गए और अच्छे पैसे हमें दिए गए, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये नहीं कह सकता कि कम है कि ज्यादा है, क्योंकि शायद वो एम ही नहीं था। तो हाँ, तो बिल्कुल कोई गिला शिकवा बिल्कुल भी नहीं है इस चीज को लेकर, क्योंकि हमें जो मिला वो तो बहुत कीमती है हमारे लिए। ओके सर, सर एक क्विज स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड सर, उससे पहले मेरा एक सवाल है पुनीत सर आपसे, कि जब मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी और बिकॉज जब मुझे आपसे इंटरव्यू लेना था, मुझे थोड़ा सा आपके लिए बैकग्राउंड चेक करना था।
तो when I was doing that, I got to know you are a lyricist too. आपने बेगिस्तान के लिए बहुत सारे almost सारे सॉन्ग उसके आप ही ने लिखे हैं, साथ में आपने Yeah. सनम के साथ भी एक रीमेक किया है आपने. Yeah, तो yeah. I just want to know कि सर कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि राइटिंग वाज नॉट योर लाइक आपका था कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, बट यू बिकेम अ राइटर एंड अ लिरिसिस्ट टू. तो वो जो लिरिसिस्ट वाला था, क्योंकि कहानी लिखने में आप पूरा सार लिख सकते हो, खींच सकते हो, बट जब आप एक सॉन्ग एक लिरिक्स लिख रहे हैं तो बहुत शॉर्ट क्रिस्पी और इंगेजिंग होनी चाहिए. तो आपने वो कैसे किया, प्लस आपकी कौन सी फेवरेट थी और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो लिरिक्स कैसे कि मैं पोएम्स बचपन से लिखते थे, बहुत सारी पोएम्स बहुत लिखी थी बचपन से, तो शायद वहीं से वो आ गया. जबकि ये दोनों बहुत अलग अलग तरह की विधाएं हैं, पोएट्री राइटिंग और लिरिक राइटिंग की बहुत अलग तरह की विधाएं. जैसे आनंद बख्शी साहब बहुत कमाल के लिरिसिस्ट थे. आई थिंक उनसे बेहतर लिरिसिस्ट तो हमें मुश्किल से मिलेगा कभी भी हमारी बॉलीवुड की दुनिया में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में. तो शायद पोएट्री होने की पोएट वाली एंगल से शायद वो लिरिक्स वाला एंगल निकल आया बाहर और वो गाने लिखने लगे. और अगर आप फेवरेट सॉन्ग पूछेंगे तो बेगिस्तान में एक सॉन्ग है मौला करके, जो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है. हाँ, वो फिल्म हमारी नहीं चली तो शायद गाने भी उतने नहीं चले, बट हाँ गाने जो भी सुनते सबने बोला कि अच्छे गाने हमने बनाए थे. तो कहीं ना कहीं उसके अंदर म्यूजिक कंपोजर का भी हाथ रहा. और इत्तेफाक से मुझे जो भी म्यूजिक कंपोजर्स मिले, चाहे तो वो इस्माइल भाई के साथ भी मैंने कुछ गाने बनाए जो कभी बाहर नहीं आए, चाहे तो इस्माइल भाई हो, चाहे राम संपत हो, चाहे क्लिंटन हो, इन सबके साथ जो बनाए हर केस में हमेशा ऐसा रहा कि ये वो वाला स्कूल फॉलो करते थे जिसमें कि मैं पहले लिखूंगा और फिर वो उससे धुन बनाएंगे. उल्टा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने धुन बना कर दिया, कहा कि गाने फिट कर दो, वर्ड फिट कर दो. तो उसके इसमें फ्रीडम ज्यादा था लिखने के लिए, तो हमने जो लिखा उन्होंने कोशिश की कि उसको धुन में पिरो दें. तो उसके इसमें उस सेंस में हम लकीर है. बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स भी करते हैं, वो भी तरीका गलत नहीं है, पर वो शायद तरीका मुझे सूट नहीं करता. तो उस सेंस में ये जो 3 म्यूजिक के साथ मैंने काम किया, वो तीनों के साथ मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा. और मैं सही कहूंगी सर, मैंने जो चारों के पांचों सॉन्ग एक्चुअली मैंने आज ही सुने और मुझे बहुत पसंद है आपके वो पांचों सॉन्ग. थैंक यू, स्पेशली मौला और जो थैंक यू सो क्लिंटन मच. और सनम के साथ आपने किया, आई लव हाँ, दैट सॉन्ग. या थैंक यू सो मच, थैंक यू. ओके सर अब एक क्विज. और ये मेरे भी फेवरेट. मिर्जापुर वाली. हाँ, टोटल मिर्जापुर वाली. ये एक्चुअली JIPL की एक प्रथा है, तो उसी प्रथा के चलते नुहेन भाई आपसे पूछेंगे पहला सवाल. ठीक है. पहला सवाल मेरा आप दोनों से. तो और हाथ खड़ा करना, जिसको भी आंसर आता है यू विल डू दिस. और दोनों का आता उसको, तो दोनों फिर एक साथ बताइएगा. ओके. अच्छा, वो पौध की पुगाई कर लेंगे वाला. ठीक है, मंजूर है. ओके. तो मिस्टर पूर्वांचल जिसमें गुड्डू भैया पार्ट लेने वाले थे, उसकी इनाम राशि कितनी थी? विनीत सर, इतना क्या सोचा आपने? पुनीत सारे हाथ उठा चुके थे, उठा नहीं. मुझे एक्चुअली वो मोमेंट याद आ गया जब हमने ये लिखा था कि ये पहलवानी करेंगे और जिसका जज कालीन भैया कोई बनाते हैं तो उससे बड़ा शानदार मोमेंट कर पाएंगे. मैं उस मोमेंट के बारे में सोचने लगा जब हम अपनी डिस्कस कर रहे थे कि कैसा मजा आने वाला है. हाँ, पुनीत साहब, हमारा लालच ये था कि बिफोर यू सी कालीन भैया ऑन स्क्रीन you should see people talking about it. तो इसलिए गुड्डू भैया बोल रहे हैं, वो कालीन चौक बना दी हमने, वो सारी चीजें हमने फिर की, त्रिपाठी चौक जो हमने बनाया. तो वो कितना राशि थी सर? क्या बना? राइट सर, राइट. सेकंड क्वेश्चन सर. आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के, ये किसने किससे कहा था? ओके, पुनीत सर. खन्नानंद त्रिपाठी जी ने RS मौर्य जी को एपिसोड 9 में. खत्म होने से लगभग 25 मिनट पहले. हाँ, दिस हेड्स ऑफ टू यू सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, वो बहुत इजी है और उसमें है कि गोलू गुप्ता का पूरा नाम क्या था? इसके से मैं क्या आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, इसके बाद चलिए. हाँ, ट्राई देना चाहेंगे? कुछ तो गैस कीजिए सर. विनी भाई आप बताएं, याद है तो? नहीं, मुझे नहीं याद है. गोलू गुप्ता मुंह पे चढ़ गई है. गजगामिनी गुप्ता. यस सर, गजगामिनी. पर आपको पता है कि स्वीटी का भी नाम आता है स्क्रीन पे एक बार, स्क्रीन पे आता है पूरे शो में एक बार, असली नाम स्वीटी का, जो उनकी बड़ी बहन है, उनका भी नाम ऐसे गजगामिनी टाइप का.
राइट सर, बट मंदाकिनी गुप्ता। नहीं, और वो बोलता नहीं है कोई, आप उसे लिखा हुआ देखते हैं। वो एक्चुअली सबटाइटल्स में था वो शायद तक। हाँ, पर वो स्क्रीन पे कहाँ आता है? स्क्रीन पे जब उनकी शादी हो रही है ना, कोर्ट मैरिज, तो हाँ, रजिस्टर में है उनका नाम, आप ध्यान से ओह, देखिएगा। उनका नाम है राइट। स्वरांजनी गुप्ता। ओह, दिस इज कॉल्ड द डिटेलिंग सर, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी। राइट सर, तो आखिरी सवाल नोएन आप पूछिए। ओके सर, गन्स की मदद से डर नहीं बढ़ाना है, डर की मदद से गन्स गन बढ़ानी है। किसने और किससे? विनीत भाई आप बताएं। मुझे याद है जब ये डायलॉग लिख रहे थे तो हम कैसे डिस्कस कर रहे थे कि इस मोमेंट पे हमें क्या खड़ा करना है, क्योंकि आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि इस मोमेंट पे हमको पता चलेगा कि जैसे हम दोनों ने एमबीए किया है तो हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे कि एमबीए वाली चीज है कि क्वालिटी हम बेटर करते जा रहे हैं, हमें उनका एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है और प्रॉफिट मार्जिन बेटर कर रहे हैं। तो बेसिकली जैसे हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन बोलते हैं, तो वो सारा डिस्कशन उस पूरे गेम में चल रहा था जब हम ये डायलॉग लिख रहे थे। जैसे ये डायलॉग लिखा गया था, एक डायलॉग लिखा गया था कि अब हम बनाएंगे मिर्जापुर को अमेरिका, अगर आपको याद हो, चूंकि शायद ट्रेलर में भी काटा गया था, है ना? हाँ। बोला किसने था? सुनील भैया तू ही बता। बबलू ने गुड्डू को। हाँ, बबलू ने गुड्डू को, करेक्ट। हाँ। ओके सर, तो ये क्विज समाप्त। अब पुनीत तू भी तो एक सवाल पूछने वाला था। पूछा ना सर? पूछा ना सर? मैंने पूछा ना वो अच्छा, स्वरांजलि बेटी का वाला। असली नाम कहाँ दिखता है। हाँ, हाँ, बेटी का असली नाम। इसमें और भी बहुत प्यारे प्यारे कैरेक्टर्स थे जो हमको बाद में हटाने पड़े। जैसे एक कैरेक्टर हमने लिखा था जो स्वीटी गोलू के पिताजी हैं परशुराम, उनकी पड़ोसन थी एक ललिता जी। ओके। वो सिंगल लेडी थी, उन्हीं की उम्र की, और परशुराम का उनके साथ कोई ना तो सेक्सुअल रिश्ता था ना रोमांटिक, बस वो दोनों शाम को शराब पीते थे मुंडेर पे बैठकर, बस यही था। और मिर्जापुर की कहानी में ये वाली महिला भी जो है आखिर में शादी में इनवाइट होती है, जो सबसे एपिसोड 9 में जो शादी हुई, और ये भी जो है गोली खा के पल्ली पार हो जाती है। सर आई जस्ट तो वांट टू ये नो, वो ट्रैक जो लिखा था। लास्ट एपिसोड में वो जो मुन्ना भैया एक वो जो चच्चा को जो बोलते हैं कि बैठ जाओ, वो डायलॉग किसने लिखा था? आई जस्ट वांट टू नो, वो जो बड़ा फेमस वो हुआ रेस्ट था। इन पीस हो जाएंगे, ये मुन्ना भैया का ही डायलॉग था, ये हमारे कागज पे हमने नहीं लिखा था, ये उनका वो इम्प्रोवाइजेशन था, जो उन्होंने कहा कि रेस्ट इन पीस पे रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ये पूरा चीज मुन्ना भैया ने की थी। और इसमें आपको बढ़िया ट्रिविया बताता हूँ, हम शूटिंग पर थे तो ये जो कैरेक्टर हैं ये पहले मर जाने वाले थे स्क्रिप्ट में। अच्छा। अभी आप देखेंगे तो बच जाते हैं, कोने में छुप जाते हैं। ये मर जाने वाले थे और डांसर बचती जो डांस कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो कैरेक्टर एक्टर हैं, चाचा जो प्ले कर रहे हैं, ये अपनी अपनी खुद की शेरवानी पहन कर आए थे। तो हमने उनको ये कहा कि अब आपको गोली लगेगी और शेरवानी पे खून के दाग आ जाएंगे, हम बाद में उसे धोकर दे देंगे वापस। तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं अब ये मेरे पिताजी की कुछ शेरवानी है और मैं इसमें दाग नहीं लगने दूंगा और ये ऐसी रहेगी। तो लास्ट मोड पे हमने चेंज किया कि ओके चाचा को जिंदा रखेंगे, हमने डांसर को गोली मारा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा है सर। ऐसे बहुत ट्रिविया है, ऑब्वियसली शूट पे तो सभी की शूटिंग में ट्रिविया होते हैं, ऐसे बहुत सारे खबरें होती हैं। ओके सर, विनर दिस इज टाइम टू, अच्छा आमना सिंह बट नमस्कार। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं विनीता आप? कैसे हैं आप लोग? मानी ऑल वेल? एक तो मिर्जापुर, एक तो कमाल का रहा सीरीज, राइट? मिर्जापुर पूरा सीजन आई थिंक इतना वंडरफुल रहा। तो आपका कॉन्वर्सेशन जो चल रहा था आप कंटिन्यू करिए, फिर आई कम इन एंड आस्क माय क्वेश्चन बिकॉज़ जी बिल्कुल जरूर आमना जी। मैं के बारे में बता दूं कि कुछ हमारे कोर टीम के मेंबर्स हैं, 2 4 6 मेंबर्स हैं जो आपसे इस तरह से आके कुछ सवाल पूछेंगे। तो ये उससे पहले मैं एक विनर का नाम घोषित कर दूं कि आज के हमारे विनर हैं क्विज के पुनीत कृष्ण सर। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। और सर ये हमारी तरफ से और मेरी जो तरफ मेरा से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हरियाली जितनी उतना अच्छा। हमारी तरफ से तो नमन है आपको, बिकॉज और तो कुछ है नहीं करंटली। सो ऑनलाइन कोरोना टाइम्स में हमारी तरफ से आप नमन है आपको कि बहुत अच्छा रहा ये। बहुत शुक्रिया। दहिया मैम हमसे जुड़ चुकी हैं, तो आमना मैम पहले आपका क्वेश्चन। अच्छा, एक तो ये जो पूरा यूपी का हैंगओवर दिखाना, कितना रियल इंस्पिरेशन, मतलब आई वुड रियली लाइक टू नो, बिकॉज जो कुछ जितना देखा है और जितना समझा है ऑल अबाउट द कास्ट और ये सब,
कितना रियल था और कितना रियल था, मतलब व्हाट वाज द बहुत कुछ कॉम्बिनेशन? इसमें से रियल हो सकता है, कुछ पोर्शन जरूर एग्जैजरेटेड वायलेंस है, जी, कुछ पोर्शंस, बट एट द सेम टाइम ईच एंड एवरी इंसिडेंट इज क्वाइट पॉसिबल टू हैपन। राइट राइट किसी आदमी को बीच सड़क पे गोली लग जाना, शादी में राइट किसी दूल्हे को गोली लग जाना, ये बहुत राइट क्वाइट पॉसिबल है एंड इट हैज हैपेंड आल्सो। बल्कि शादी में तो जो गोली लगी है, ये सजेशन तो जो एक्सेल में हमारे क्रिएटिव हेड है कासिम भाई, उनकी तरफ से आया था कि यार ये इंसिडेंट को ओके यूज कर सकते हैं क्या। तो देन वी मेड इट द ओपनिंग सीन ऑफ द शो। ओके तो शादी में तो गोली, उस समय एक इंसिडेंट बहुत बड़ा हुआ था, एक शादी में एक डांसर को गोली मार दी थी किसी ने, वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा कुछ हुआ एंड शी डाइड आल्सो। तो वो उस इंसिडेंट से ये हुआ कि ये दूल्हे, हम फिर दूल्हे को करते थे बिकॉज दूल्हा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द शादी, राइट उसी के लिए राइट तो हो रहा है सारा इवेंट। जी वही मर जाए तो इट विल बी इवन मोर हार्ट ब्रेकिंग। तो इस ख्याल से फिर वो सीन हमने वैसे ऐड किया। तो बहुत कुछ इसमें से रियल है और बहुत कुछ क्वाइट पॉसिबल है वहाँ, और होता भी है। ओके ओके। हाँ, अभी जो विकास दुबे का जो केस हुआ तो आपने देखा होगा कितना खुल के कत्लेआम और गोलियां चली हैं। हाँ बहुत बहुत वही एक्चुअली में। सो आपका ट्रैवलिंग ओरिएंटेशन में मुझे लगता है कि बहुत ट्रैवल किए तो शायद कुछ बिट्स एंड पीसेस में पकड़ा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। वो इनमें से बहुत सारे अलग टाइप के कैरेक्टर से मैं मिला भी हूँ, कुछ अतरंगी भी हैं, कुछ डेंजरस भी हैं, but at the same time they are all human beings like us. If they are your friends, they are cool people to hang with. हाँ आई थिंक मुन्ना का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है ना कि मतलब वो जैसा दिखाया गया है, जैसा आपने उसका आपको प्रोजेक्ट किया आपने उसको, लेकिन वो फिर भी इतने एम्पैथी वोट्स ले जाता है बाय द एंड। Exactly. यू और नो ये हमारा सो बहुत या उम्मीद थी कि हम वो अचीव कर पाएंगे और वो हो गया। हाँ एक्चुअली वो आई थिंक ऑडियंस के हाँ साथ बहुत सॉलिड तरीके से कनेक्ट कर गया। दैट्स ट्रू। हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ फन मोमेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद रहा हो वाइल शूटिंग कट टू कट बैक टू बैक स्केड्यूल्स में, कुछ ऐसा टाइम दैट यू लाइक टू शेयर? शूटिंग में तो एक्चुअली ज्यादातर तो हेक्टिक और स्ट्रेसफुल ही होता है शूट, स्पेशली अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं आपके बहुत सारे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ जी डेज हैं, जी और ऑब्वियसली इट्स लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट हैपेंस एट द बैक एंड। तो जी ऐसे तो बहुत चीजें नहीं कह सकता हूँ कि कैसे बोलूं। फन तो बहुत ज्यादा एसोसिएट नहीं होगा शूटिंग के समय। जैसे बीना जी के जब सीन शूट किए थे गुरु भाई ने, जी गुरु भाई जो हमारे जी डायरेक्टर हैं, बीना जी जो रसिका जी दुग्गल जो प्ले कर रही हैं बीना जी के, तो जी उसमें उनके जितने भी वो सेक्सुअली चार्ज सीन्स हैं वो हमने बैक टू बैक शूट किए थे। ओके ओके। तो उस केस में लिटरली आप समझिए कि यही होता था कि आप भैया ठीक है अब चद्दर बदलो, साड़ी बदलो, आदमी बदलो, और देख लो। दोबारा आ जाइए, करेक्ट दोबारा आ करेक्ट जाइए, करेक्ट। दोबारा आ जाइए। तो she has I think 4 sections in the show. So obviously it can be hectic mentally, also it can be tiring and traumatic if I may use the word. क्योंकि the same woman is doing the same act again and again with different men, different room, different या bed sheet, different costume. It's या not easy to pull off. तो कहीं ना कहीं वो सबको एक्स्ट्रा स्टेप पुश करना पड़ेगा अपने आप को करने के लिए, जो सब कर रहे थे। राइट बट जी श्योर। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट के आमना सिंह मैम है, संदीप जिप्सन है, पूजा जी हैं और अभिषेक तिवारी सर हैं। ये पोएटिक आत्मा की टीम से हैं, मुंबई से। शुक्रिया और शुक्रिया जनाब, शुक्रिया We मैम। welcome you all, sir. वी वेलकम यू ऑल सर। हेलो जेपीएल की सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जयपुर एंड मुंबई से। अभी हाल ओके, फिलहाल में एक बहुत अच्छा महापर्व पोएटिक इवेंट हमने ऑनलाइन कराया था, सब जश्न बढ़िया। पोएटिक आत्मा जयपुर के साथ में। तो संदीप सर मैं आपके पास आता हूँ अब आप अपने कुछ सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई। सर मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि जब आप अलग एक प्रोफेशन को छोड़कर, लाइक आप कॉर्पोरेट में थे दोनों लोग, उसके बाद आप राइटिंग फील्ड में आए और मिर्जापुर जैसी एक बेहतरीन सीरीज लिखी, तो उसे पेपर से शूटिंग तक ले जाने में किस तरह की चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कितना वक्त लग गया वो पेपर से ऑन स्क्रीन आने में? मेरा ये क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ये शो का, अभी ये इस बीस्ट का नेचर ही है कि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं फिल्म से कंपेयर करूं तो ये लगभग 3.5 पौने 4 फिल्म है लेंथ वाइज, रफली स्पीकिंग 400 पेजेस, फिल्म इज जनरली स्पीकिंग 100 पेजेस, तो 3.5 पौने 4 फिल्म है। तो आप ऐसे समझिए कि 2 लोग बैठकर 1.5 साल तक 4 फिल्में लिख रहे हैं। अरे और अगर वो 4 फिल्मों की जगह पर एक ही उतनी लंबी फिल्म हो तो और डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कैरेक्टर को लंबा करते जाना है, उसमें इंटरेस्ट मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली वो ट्रिकी प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले ने हमारा हाथ पकड़ा या कुछ हुआ कि हम सही से करते गए, और क्या फिर जब उसको आप स्क्रीन पे ट्रांसलेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो मैं पहले भी बोल कर चुका हूँ कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है डायरेक्टर और एक है एक्टर्स। और फिर हमारे पास अब्बास भाई थे जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्योंकि उनका जॉब है बैलेंस रखना कि बजट्स क्या है और क्रिएटिव रिक्वायरमेंट क्या है, तो कहने के वो जिस तरह के प्रोड्यूसर हैं वो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बनाकर चलते हैं। उन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला कि यार
ये शूट नहीं कर सकते, ये डिलीट कर दो। वो हमेशा उसका एक तरीका ढूंढेंगे, अच्छा ये करना ही करना है तो चलो मैं कहीं और से कोशिश करूंगा। तो ही इज अ प्रोड्यूसर हु थिंक्स फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे लोगों का मिलना बहुत जरूरी था। अगर ये सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर नहीं मिलते तो फिर ये शो कैसे बनाते। तो कहीं ना कहीं वो सब भी इसके पीछे का श्रेय रखते हैं, लेने का हक, कि एक्टर्स ने आकर प्रिपरेशन किया। सारे एक्टर्स वेरी वेल प्रिपेयर्ड थे बिफोर दे वॉकड ऑन टू द सेट। उन्होंने उस डिक्शन की तैयारी की थी। अगर आप उन एक्टर से रियल लाइफ में मिलेंगे तो बिल्कुल कहीं से भी मिर्जापुर के चरित्र के जैसे नहीं है रियल लाइफ में। तो उनका डिक्शन पे तैयारी करना, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि वो लाइन को डिक्शन में बोल देना है, वो ऐसा लगना चाहिए कि मुन्ना भैया वहीं पले बड़े हैं बचपन से, वो रट के बोले हुए डायलॉग नहीं लगने चाहिए। तो हर एक्टर, माइनर से माइनर रोल वाला भी और मेजर रोल वाले भी, सब प्रिपेयर्ड थे उस डिक्शन के साथ, उस लहजे के साथ। आप काफी बार अगर हम वहाँ मौजूद नहीं है, आप एक्टर से पूछ लेंगे तो वो अपना ग्राफ पूरा बता सकता था उन 400 पेजेस का। अरे वाह, क्या तो बात है। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के वो वेल प्रिपेयर्ड थे, जो कि बहुत बार नहीं होगा। तो इससे मैं बार बार ये क्लेम करता हूँ और बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छे एक्टर्स और बहुत अच्छी लोग हमें मिले, सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से ये शो इस तरह का हम बना पाए। अदरवाइज बहुत सारी कमियां और रह सकती थी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि जब मिर्जापुर आप लिख रहे थे तो पर्टिकुलर आपने एक्टर को देखकर आपने अपनी स्क्रिप्टिंग में उस तरह से कास्ट को लिखा, या फिर आपने लिखने के बाद एक्टर्स को तलाश करना शुरू किया कि इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर फिट रहेगा? लिखने के और बाद प्रोसेस एक्टर बेस्ड था या स्क्रिप्ट बेस्ड आपने रखा था? स्क्रिप्ट बेस्ड, लिखने के बाद। लिखने के बाद ही सारा? लिखते समय देयर वाज नो फेस, नॉट एट ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे बस यही दो मेन सवाल थे आपसे, और बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके। ओवर टू। मुझे भी बहुत शुक्रिया सर। अभिषेक भाई कैसे हैं? अभिषेक भाई आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अब आप अपने कुछ सवाल अगर पूछना चाहें तो सर। मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2 और ये यू कैन से कि ट्रेंड सेटर है वेब सीरीज में। तो इसके बाद जो आप सोच रहे हैं, तो क्या सीरीज को एक्सटेंड किया जाएगा या कुछ और नया लाया जाएगा लोगों के सामने? देखिए, उसके आगे क्या होगा वो तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप 2 देखें। I know, तो सही हाँ, बात। इस वजह से मैं वो बहुत ही कॉशियस होकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हाँ, पर ये कि 1 से 2 में तो मुझे लगता है कि आनंद आना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स ग्रो कर गए हैं, आपको ड्रामा बहुत मिलेगा और कुछ नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री हुई है, कैनवस बढ़ा है शो का। तो मुझे लगता है कि आनंद आएगा 1 से 2 के बाद। 2 के बाद का जो है वो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप 2 देखें, उसके बाद हम दोबारा इन सवालों का जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि प्री पोस्ट प्रोडक्शन पे अपने ऑब्लिगेशंस भी है। और अच्छा, ये जो मिर्जापुर है अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन गया, क्या कभी आपने सोचा था कि इस लेवल पे हमें मोहब्बत मिलेगी लोगों से? और क्योंकि देखिए, कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो लाइफ को बदल देती हैं। तो आई होप कि आपके लाइफ में ये बहुत बड़ा चेंज, क्योंकि हम सब जो भी इस सीरीज को देखते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि कल जब आई वॉज गोइंग थ्रू मिर्जापुर, लोगों ने दुनिया भर के क्विजेस रखे हुए हैं, मतलब मिर्जापुर क्विज, कि इफ यू आर नॉट नोइंग दिस थिंग अबाउट मिर्जापुर देन यू आर नॉट अ ट्रू फैन ऑफ मिर्जापुर। मतलब आप समझिए, ऐसी दीवानगी जो शोले को लेके मिली, वो उसके बाद वेब सीरीज की नहीं, लिटरली मतलब जैसे सलीम जावेद साहब की जो जोड़ी है सराई गई, आप दोनों की जोड़ी, अल्लाह पाक भगवान सलामत रखे। बिल्कुल। तो ये जो बिल्कुल आज के दौर के आप दोनों सलीम जावेद बन चुके हैं, तो क्या कभी ये सोचा था लिखने से पहले कि इस लेवल पर रिस्पॉन्स मिलेगा? क्योंकि फॉर श्योर बहुत सारे कॉल्स आते होंगे अब राइटर, मतलब जो प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, प्रोडक्शन हाउसेस के, तो ये जो एक एक्सपीरियंस है, ये कैसा हुआ? तो इसमें पहला तो ये कि हाँ, आपने जो कहा कि हम सलीम जावेद बन चुके हैं, बिल्कुल सत्य से परे है। वहां पहुंचने के तो लाइफ टाइम लगेगा, मुझे लगता है बहुत दूर है वो जर्नी, कभी बन पाएंगे कि नहीं ये भी मैं नहीं कह सकता। हाँ, पर हाँ, लिखते समय ये हमें अंदाजा था कि हम कुछ बढ़िया बना रहे हैं, हमें ये अंदाजा था। लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा प्यार मिलेगा और इतना ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा कि ये मीमेबल बन जाएगी चीज और लोग इसके पीछे इतना ज्यादा बातें करने लगेंगे, इस लेवल की हमने उम्मीद नहीं की थी। हमें ये उम्मीद जरूर की थी कि हम कुछ अच्छा बना रहे हैं, हमें इज्जत मिल जाएगी। तो ये हमारी उम्मीद से परे हुआ, और ये बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और प्यार करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर ये फर्क जरूर आया है कि लोग अब कॉल करके बुलाने लगे और काम देने लगे, जो पहले उतना नहीं होता था। हाँ, एक सपना होता है लोगों का ना कि कल्ट मूवी बनानी है, आप लोगों ने तो कल्ट वेब सीरीज बना डाली। लाइक मैं देख रहा हूँ कि लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कल्ट वर्ड हम अपने दिमाग में ना रखें, फिर हम करप्ट होने के डर से गुजरने लगेंगे ना। तो हमने साधारण चीज साधारण चीज नहीं बनाने की। विनीत भाई, इससे ना थोड़ा एक बड़ा खुशी भी मिलती है, और
थोड़ा स्केरी भी हो जाता है, क्योंकि कई बार लगता है कि जहां तक पहुंच गए इसके आगे जाना है। तो जैसे पुनीत कह रहे थे कि पुनीत अपना फेस जनरली नहीं दिखाते, मैं तो बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड में रहता हूँ, क्योंकि हम आम आदमी है यार, हम वहीं से आए हैं जहां पर हम सब लोग हैं। आप जयपुर में हो, आप लोग जौनपुर, हम वहीं से आए हैं। तो कल्ट वल्ट सुन के ना बड़ा डर लगने लगता है कि अब इसके आगे क्या होने वाला है, मतलब कितना उम्मीद करे जाएगा। तो बड़ा तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पर आप जितनी जल्दी हीरो बनाएंगे उतनी जल्दी हीरो बनाना बंद भी कर देंगे। तो सही बात है, मेरे ख्याल गुड उसमें कुछ बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा तो अच्छी चीज बन गई। वो सब कुछ हमारा शेयर है और हम सबका भी नहीं, उसमें ऑडियंस का प्यार है, वो वाला बात है। हाँ, मतलब मैं सेलिब्रिटी मॉडल से ही हो रहा हूँ, ये जेन्युइन बात कह रहा हूँ। नहीं वो देखिए, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, उनमें ये जो एक सार है और सार गर्भिताई आती है, तत्व सार आ जाता है। पर जब आप बात कर रहे हो ना एवरेस्ट चढ़ने की, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि तेंजिंग और हिलेरी के अलावा ये काम बाकी सब लोगों के लिए मुश्किल था, ठीक है, और उन्होंने करके दिखाया। और आप लोगों ने, क्योंकि वो कर दिया है, ऑलरेडी कर दिया है। जैसे अगर हम थोड़ा सा अगर डाइवर्ट करते हैं, जैसे पाताल लोक की बात करें, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों से इंस्पायर्ड होके इतने सारी सीरीज आ रही हैं। इसीलिए मैंने बोला, क्योंकि मैं कल देख रहा था ना, जो मोहब्बत एज अ मिर्जापुर IMDb पे जो मिल रही है, हर जगह पे मिली हुई है मिर्जापुर को, और एवरीवन इज सेइंग भाई जिंदगी में मिर्जापुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो अब जब आपको ऐसा कभी फोन आता है, क्योंकि अब तो देखिए आपका फेस, आपका नाम जुड़ चुका है इस ब्रांड के साथ, और जाहिर सी बात है क्योंकि आप दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग है, स्टोरी, डायलॉग्स, और क्योंकि आसान चीजें नहीं है, तो जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। और जैसे आपने बोला कि पार्ट 2 देखें, तो अभी तो इसका आनंद उठाएं, पार्ट 3 क्या चल रहा है। तो जिंदगी कितनी बदली है, अभी जिंदगी कितनी बदल गई मिर्जापुर से पहले और मिर्जापुर के बाद। एक एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो एक है प्रोडक्शन हाउस, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वो बड़े एक्टर उनका प्रोडक्शन हाउस चलता है। तो बहुत साल पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था और वो किसी दूसरे राइटर का नंबर मांग रहे थे। तो मैंने धीमे से अपनी भी बात कहने की कोशिश की कि अगर आप राइटर को ढूंढ ही रहे हैं तो मैं भी लेखक हूँ, और मेरी फिल्म आकर चली नहीं थी, मैं बैंगिस्तान की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो एक सेकंड का उन्होंने पॉज लिया और फिर ही सेड द ट्रूथ विच वाज कि यार पुनीत, हम ना हिट राइटर ढूंढ रहे हैं, तो आप दूसरे का ही नंबर दे दो। तो अब आप समझिए कि मैं दूसरे का नंबर उनको दे रहा हूँ, इतना मेरे को हार्ट ब्रेक हो रहा है कि यार एक मौका और देगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं हमको, क्या कभी दोबारा कि हम कुछ बना सके, हमारी फिल्म नहीं चली तो क्या हो गया। तो अब कुछ महीनों पहले उनके से दोबारा फोन आया था कि हम आपके साथ काम करना चाहते, तो मैं बात कर रहे थे, तो वक्त नहीं था क्योंकि मिर्जापुर में बहुत व्यस्त थे हम सब, तो इसी वक्त में उन्हें नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, तो वो उस तरह के फर्क आ गए, बस उतना ही है और कुछ इसमें। हाँ, इससे बड़ा फर्क आपको कुछ चाहिए। बीबी नहीं, बीबी की निगाह में इज्जत उतनी की उतनी है, और कई बार मजाक भी आती है, तो घर में कुछ नहीं बदला, वहीं पे नहीं है यार भाई। नॉवल विनीत भाई, पुनीत भाई, मतलब नॉवल भी ले आओगे ना, कि ज्यादा एक्टिंग ना करो, ज्यादा राइटर हो, राइटर ही रहो। ऑस्कर और नॉवेल भी ले आओगे ना, बीवी एक ही बात बोलेगी, पैसे लेके आते शॉपिंग तो कर लेती, तुम्हारे ताड़ पत्थर मेरे किसी काम के। हाँ, मुझे याद है एक बार बहुत कुछ भयंकर लड़ाई करके मैं आ गया था लिखने के टाइम की बात है। मैंने इतनी लड़ाई की अब नहीं करना है, शोर हटाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं भी जा रहा हूँ, ये सब करके। तो मैं अपनी वाइफ को बहुत लंबी कहानियां सुनाई और फिर उन्होंने सारी बात सुन के बोला कि धनिया बोला था वो लाएगी नहीं। ऐसे बिल्कुल एक्सेजरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो रियलिटी है, दैट्स रियलिटी। तो बट आई थिंक वो ग्राउंडेड रखना इजी है, क्योंकि इसका फायदा ये भी है कि जब फिल्म नहीं चली थी तो किसी घर वाले या दोस्तों ने हमें नीचे निगाह से भी नहीं देखा था। जब वो नीचे निगाह से नहीं देख रहे तो वो आसमान पे भी नहीं चढ़ा रहे, वो करेक्ट है एकदम से। तो तभी तो बहुत सारे दोस्त हमारे बॉलीवुड की दुनिया के लिए पुराने दोस्त हैं, तो वो हमें एज अ पुनीत, एज अ विनीत जानते हैं। उनके लिए मिर्जापुर एक इंसिडेंट है जो हमारी दुनिया में हुआ, जिसके लिए वो खुश हैं, और उनके लिए हम बदले नहीं। तो हम लोग कहीं से कहीं बदला नहीं, वही का वही, सब कुछ वही है वही। तो बीवी से कालीन भैया भी डरते हैं, हम और आप क्या चीज है। और वो चली नहीं थी, तो उसके से मुझे याद है अपने कुछ दोस्तों से मैंने बात ही करना बंद कर दिया था, ये सोचकर कि ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि चले से बड़ा फिल्म बनाने, कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर, और फ्लॉप फिल्म बनाई इन्होंने। तो ऐसा मेरे मन में अपने आप ही चल रहा है, हो नहीं रहा था हकीकत में, मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने लोगों से बात नहीं कर रहा था ये सोचकर कि वो मुझे नीची निगाह से देख रहे होंगे। लेकिन जब उनके साथ बातचीत करनी शुरू की तो पता चला उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई थी पर मैं उनके लिए सेम ही इंसान था। तो वो एक बड़ी अच्छी लर्निंग हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि हमको समझ में आया कि ये दोनों जिंदगी के अलग अलग पहलू। तो इसलिए जब खराब हो तो अपने आप को डिस्ट्रॉय मत करो, कुछ ग्रेट हो जाए तो अपने आप को हवा में मत फेंको, बस उतना ही। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछना है एज एन ऑडियंस।
ओके एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग सवाल है बिकॉज पूजा और मैं वी आर पार्टनर्स एंड वी वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग. तो बीना का जो कैरेक्टर है बाय द एंड ऑफ द डे, राइट, बीना का कैरेक्टर ऐसा है कि वो प्राइवेट स्पेसेस में आपने इंटरजेक्ट किया, आपने उसको रिफ्लेक्ट किया. कितनी औरतें, आई थिंक 90% ऑफ द वुमेन डोंट इवन टॉक अबाउट देयर डिजायर्स एंड डोंट टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या, नॉट जस्ट सेक्सुअली बट अदरवाइज ऑल्सो बात नहीं करती हैं, राइट. आपने उसको बड़े तरीके से बहुत एस्थेटिकली आपने उसको प्रोजेक्ट किया, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग है कि उसके लिए फीट है बहुत अच्छा, बिकॉज मुझे बहुत एक्चुअली पसंद आया क्योंकि वो बैक टू बैक इवन शूट करना और फिर उसको रिफ्लेक्ट करना ऑन स्क्रीन, वो एक कमाल का अचीवमेंट है अपने आप में. तो मुझे ये बताइए कि कितना उसका एक्सेप्टेंस लेवल कैसा रहा अकॉर्डिंग टू, जब ये सब आया तो वो यू ट्रोल दैट मच एंड व्हाट वाज द होल थिंग. क्वेश्चन नहीं समझा, सॉरी क्वेश्चन नहीं समझा. आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपने उसमें रिफ्लेक्ट किया, उसके अंदर वो प्राइवेट स्पेस में जो आपने इंटरजेक्ट किया पूरा, सो आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ ट्रोलिंग बिकॉज बहुत तरीके के हेड्स होते हैं. और वो थॉट बेसिकली कैसा है, बिकॉज हिंटरलैंड में आई डोंट थिंक ऐसी लिबर्टी एक औरत को दी जाती है या दी जाती होगी अकॉर्डिंग टू मी, कि अगर वो पूरा वो गन्स और वो ओमकारा वाइब है बाय द एंड, तो कहाँ बोलने दिया जाता होगा एक औरत को. सो वो कैसे आया. हाँ, तो मेरे दो बातें इसमें. एक तो ये कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि बीना का वो एक है एंगल, और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब सीजन एंड होता है तो आप कहीं ना कहीं बीना की तरफ से फील करते हैं उसके लिए, बिकॉज बाबूजी पनिशेस है. एट द सेम टाइम आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते उसके राजा से, उसके रिश्ते के लिए, राजा जो नौकर है घर का, राइट. तो कहने के आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, जो हमारी माइनर विक्ट्री है, जो हम चाहते थे कि ऑडियंस समझे. और बाकी दूसरा ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरलैंड में ऐसा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद गलत कह रहे हैं हम, क्योंकि इंटरलैंड में है ऐसा. औरतें डिमांड करती हैं, ऐसा नहीं है. हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि बंद कमरों में करती हैं, और बंद कमरों में हम पहुंच गए अपने शो के जरिए, बस उतना ही है. करती हैं डिमांड. मैं ये जेन्युइनली रियली आपसे बोल रहा हूँ. तो एम्पावर्ड है, आप बोल रहे हैं कि वहाँ भी औरतें जो हैं काफी एम्पावर्ड हैं आज. yes, ये डिमांड करने के लिए एम्पावर्ड हैं फॉर श्योर. हाँ मतलब आई नो वुमेन लाइक दिस, आई नो वुमेन लाइक. हाँ मतलब शायद एम्पावर वर्ड ही शायद यहाँ पर इस चीज के लिए मेरे हिसाब से बहुत करेक्ट नहीं है. ये छोटे शहरों में भी महिलाएं उतना ही पावर रखती हैं उस चीज को मांगने के लिए, कहने के लिए, डिसाइड करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, और कई बार पुश करने के लिए, जितना हमको लगता है कि बॉम्बे जैसी सिटी में कोई महिला जो अगर तो अच्छे स्कूल से पढ़ी है या अच्छी जगह से काम जॉब कर रही है, कॉर्पोरेट जॉब कर रही है, या जहाँ हमको लगता है कि वो ऐसा बात कह सकती है, उतनी ही पावर जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, बरेली जैसे सिटीज में बहुत आराम से महिलाओं के पास है. और जैसे पुनीत ने बोला, जैसे हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स को जानते हैं जो हमारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ हमने डिस्कस किया, जब हम ये बात कर रहे थे, जब लिख रहे थे, तो बहुत सरप्राइज हुए हम लोग भी कि ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है जो आराम से बात कर सकते हैं. दैट इज देयर. एक अपना मुहावरा भी तो है पुराना कि औरत रोटी के बिना रह लेगी. ये मतलब एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, और मतलब पुरखों ने लिखा है तो गलत नहीं लिखा, और ये हकीकत है ये कहीं ना कहीं पे. और आपने उसे रिफ्लेक्ट किया सोसाइटी में, तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके लिए एक्लॉट्स भी बहुत मिले होंगे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा कि आपने. हाँ, बहुत लोगों ने समझा. हाँ, सेम सर. आप थोड़ा सा कुरेदेंगे तो आप देखेंगे कि औरतें वीक नहीं है मिर्जापुर में. जो कुछ लोगों की शिकायत रही, तो उसमें आज मुझसे जब भी सवाल पूछा कि हमसे, तो हमने ये कहा कि औरतें वीक नहीं है मिर्जापुर में, बल्कि अगर आप देखेंगे तो ऑल द सेक्सुअल और रोमांटिक एक्ट्स आर इनिशिएटेड बाय वुमेन इन मिर्जापुर, ऑल ऑफ देम. चाहे वो स्वीटी हो, चाहे वो बीना हो, एवरी वुमेन इनिशिएट्स द एक्ट ऑन हर ओन, which is the sense of her having some kind of a power, and they are doing it in front of men who are inherently violent, which means scary. So, and for that, I would take a minute and thank you, and I would appreciate that ki you have given every female character in the series, whether it was Golu Gupta, whether it was Sweetie, Dimpy, or the mother of Gudu Bhaiya, they all are having some standard that they are not scared of anyone. Right, they were having ki हाँ हमें ये करना है. They were not scared of anything. They know कि if they have to achieve or they have to do something, they will do it. And hats off to you, because most of the time I'm seeing nowadays, whether it's a web series or it's a movie, we are trying to control the voice of the women. But whereas you try to give an empowered, you try to do an empowerment for them. Yes, we and try to. Being a woman, being a lady, I would like to thank you for that, sir. And I would like to give you a big thank you so much. बल्कि पिछले हफ्ते हम पढ़ रहे थे, किसी एक अमेरिका में किसी ने इसका रिव्यू लिखा है, तो उसने बात कही कि सीजन के एंड पर हीरो को 2 लड़कियां ही बचा कर ले जाती हैं. Right. जो हमारा हीरो that was a big thing. Hero was that, another
another side hero or another hero was dead, but whereas the two women was carrying him. That's a Yes. big Right, answer. right, तो वो right. deliberately And वो choices है. and I believe कि कोई बड़ी मूवी Awesome. कुछ ऐसा Right. स्टेप लेने से बहुत ज्यादा डरेगी, जबकि बीइंग अ वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म में आपने इतना बड़ा Correct. स्टैंड एंड you tried you took actually a big risk for that कि Yeah. लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, you thought given thought, but it was fantastic. Yeah, it worked. I think it worked. हाँ. और शायद ये आप लोग की यूएसपी भी रही, आप दोनों की ये यूएसपी भी रही कि आप लोगों ने जो बियॉन्ड फियर जो काम किया, शायद कहीं ना कहीं आप दोनों की जो लर्निंग थी बैंगिस्तान से वो आई, जो खोने का डर ही निकल गया और उसके बाद जो काम किया, मतलब अद्भुत है. मैं करेक्ट शायद वो, क्योंकि ये भी डिस्कशंस हुए थे कि इसमें हीरो कौन है और विलेन कौन है, ये डिस्कशन हुए, तो हमने यही जो हम लोग बात करते ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है. में हर कैरेक्टर किसी एक पॉइंट पर हीरो लग सकता है और सेम कैरेक्टर किसी पॉइंट पे विलेन लग सकता है, और इसीलिए शायद आप सबको समझ पाते हैं, आप मुन्ना को भी समझ पाते हैं, आप गुड्डू को भी, जबकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं. तो शायद वो हम अचीव कर पाए, वो शायद कहीं ना कहीं शायद इसलिए हुआ क्योंकि हमको डर लगना बंद हो गया था, मे बी. पूजा जी, आप बहुत देर से हम लोगों को सुन रही हैं, तो अब हम आपको सुनना चाहते हैं. So congratulations, Vinny ji. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. पूजा जी, we did not get your voice. I think कुछ नेटवर्क इशू है पूजा मैम के साथ. हाँ, कोई नेटवर्क ग्लिच है, some network trouble. There's a network lag, I think. वो she'll join back. आप carry on कर सकते हैं in the meanwhile. पुनीत सर और विनीत सर से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था. जो क्वेश्चन क्या सर ने अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए उन्होंने बताया कि एक शादी के दौरान छोटी सी बात के ऊपर बंदूक निकल आई थी. तो मुझे सेम इंसिडेंट याद आ गया कि मेरे फादर थे जब किसी शादी में. हम बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में उस तरह की दबंगई चलती है एक्चुअल में. तो जस्ट किसी ने शादी में बोल दिया था कि चश्मा आंखों की जगह सर पे लगा रखा है, तो उस बंदे ने चाकू निकाल के मेरे पापा के शोल्डर पे मार दिया, इतनी सी बात के ऊपर. करेक्ट. और आज के डेट में भी मेरे फादर के शोल्डर पे इतना बड़ा निशान नजर आता है कि हाँ भाई चाकू लगा हुआ था और बड़ा खतरनाक लगा हुआ था. और सोचिए कि कितना छोटा सा रीजन है इसके ट्रिगर होने का, कोई रीजन भी नहीं है ट्रिगर होने का. संदीप भाई, बुरा तो नहीं लगेगा कभी हम इसको यूज कर लें किसी एक चीज में? अरे सर, एनी टाइम सर, जरूर. विनीत भाई, मेरे साथ भी ये हुआ था, बिकॉज आई बेसिकली बिलोंग टू लखनऊ. तो मैंने सिर्फ ऐसे ही मजाक में बोला, जैसे मैं बच्चा था, आई वॉज अराउंड 12-13 ईयर्स का होऊंगा. तो एक शादी थी, तो वहां पे मेरे मतलब रिश्ते के अपनी तरफ पता है ना, दूर दराज के सारे मामा चाचा ताऊ टाइप निकल आते हैं. तो मैंने वहां पे ना बैंड वालों ने बोला, मिश्रा जी थे मेरे दूर के मामा लगते, तो उन्होंने खूब नोट उड़ाए. तो बैंड वाला ना बोला, जो ऑर्केस्ट्रा अपनी तरफ लाइव होता है, बोलता मिश्रा जी बहुत बढ़िया नाचे. तो वहीं पे क्या हुआ कि एक बंदा था ना, क्योंकि रात को 11 बजे बंद हो जाता है पूरा ऑर्केस्ट्रा और वो लोग थक जाते हैं, तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा ऑफ कर दिया था, पर माइक ऑफ करना भूल गए. तो उसमें पीछे से क्या बोल पड़ा, क्या नाचे, घंटा नाचे, गधे जैसा नाचे, कुत्ते जैसा नाचे. तो मैंने उसमें तस्दीक कर दी, बिल्कुल सही. आप मानेंगे, मैं 13-14 साल का लड़का, उन्होंने बंदूक निकाल के मेरे माथे पे लगा दिया. He was about to fire. तो मेरी मामी बोलती क्या कर, हमारी तरफ भांजा होता है, भगवान की तरह माना जाता है, भांजे के पैर छुए जाते हैं लखनऊ में, यूपी में. तो बोलते अरे भांजा है तुम्हारा, गोली मारो. एंड देन उसके बाद मेरे पैर वैर छूने लग गए. मतलब बंदा देखो, ऑल ऑफ सडन. तो ये जो बीवी का शायद आज मैं बोलूं नोइन भाई, आज अगर मैं जिंदा हूं तो शायद आई कैन से कि विनीत भाई और पुनीत भाई के सामने बैठना था, तो शायद इसलिए जिंदा हूं. नहीं भाई, आप जिंदा है क्योंकि आप भांजे थे. करेक्ट. सेम सर, मतलब ये चीज जो मिर्जापुर सीरीज की सबसे खास बात ही यही रही कि वो ग्राउंड्स पे जो एक्चुअल रियलिटी है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है. क्योंकि आज के डेट में भी हम जितने मर्जी डेवलप हो चुके हैं, पुलिस है, सब कुछ है, पर जो अपना दबंग लोगों का जो राज है वो अभी तक वैसे का वैसा है, उनको जरा फर्क नहीं पड़ा. और ये चीज भी है कि अगर हमारे ही पूरे में अगर बताऊं तो हमारे रिलेटिव्स में और खानदान में अब तक 15 से 20 शादियां हो चुकी हैं मेरे नोन में, और ऐसी शादी एक भी नहीं हो जिसमें लड़ाई ना हुई हो. तो मतलब लड़ाई तो होनी ही होनी है, और वो भी गांव वालों के बीच में और बारातियों के बीच में. और वो बड़ी भयंकर होती है, कभी गोलियां चल जाती हैं, कभी तलवारें चल जाती हैं. और
लोग इतने ज्यादा, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, शादी तो करके रहेंगे हम। हाँ वो चीजें अपने आप में जब ऑन स्क्रीन देखते हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट बन जाता है सभी लोगों का, वो खास बातचीत नहीं। पाया गया दैट इज मोर रिलेटेबल बिकॉज चाहे वो बिहार हो, लखनऊ हो या मेरा पंजाब हो, वो फायरिंग और मार काट शादी में तो इट्स लाइक मैंडेटरी है। इट वाज लाइक अ ब्रेवरी मार्क कि ओहो मेरे मामा की शादी में वो हुआ था, मेरे चाचा की शादी में वो हुआ था। तो शायद So, किस्से भी मिलते हैं, and शायद it was किस्से very भी मिलते हैं। connecting. I would honestly say पुनीत सर, it was very connecting. जैसे अभी संदीप सर ने कहा कि हाँ, it was personal connected कि यार ये तो मेरी शादी में भी या मेरी किसी की शादी में भी ऐसा हुआ है। correct, So रिलेटेबल हो गया बहुत, काफी exactly. रिलेटेबल था। राइट राइट। So before we end the session, पुनीत सर ने थोड़ी देर पहले कहा था कि he used to write the poems. बहुत बचपन से वो अपनी poems लिखते आ रहे थे जो उनकी lyrics में भी आई। तो पुनीत सर क्यों ना एक या दो छोटी सी हो जाए, हम भी सुन ले सर, प्लीज सर। अरे ये तो बहुत कठिन काम के, बहुत साल पहले लिखता था, कुछ याद नहीं नहीं आएगा। नहीं सर, सुनाए प्लीज, कुछ भी बहुत साल पहले। थोड़ा टाइम ले लें, 1-2 मिनट एंड डू सुन। राइट सर, आप डायरी लेके आना चाहते हैं तो वो भी हम इंतजार करने को तैयार हैं। ढूंढनी पड़ेगी। हाँ भाभी के लिए जो लिखा था टूटा वही सुना फूटा कुछ दीजिए। याद आएगा, ऐसे बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं आएगा। नो भाभी प्रॉब्लम के लिए सर। कुछ लिखा है वही सुना दीजिए। फिर 2-3 लाइनें। वुड यू माइंड इफ आई आप रिकॉर्ड? याद करना 2 मिनट शायद लगेंगे। हाँ नो प्रॉब्लम, वुड यू माइंड इफ आई रिकॉर्ड सर? हाँ कर लीजिए, तब तक आप कुछ और पूछ लीजिए क्योंकि 2 मिनट अदरवाइज साइलेंस रहेगा। जलील भाई आप सुना दीजिए कोई कविता। हेलो, अनिल भाई आप ही सुना दीजिए कोई कविता। मैं कविता बहुत ज्यादा नहीं लिखता था, मैंने थोड़े बहुत पैराग्राफ लिखे थे। जी Sure, sir. जैसे एक मुझे याद है, 2 लाइनें हैं जो मैंने लिखी थी जब मैं 6ठी या 7वीं क्लास में था। वो मैंने लिखी थी दुख पर। 2-3 लाइनें याद है, कविता के पृष्ठभूमि में नहीं है। विच इज लाइक, दुख तो मुझे अनमोल लगते हो, तुम्हारे आने से मेरे जीवन में नए द्वार खुल जाते हैं, तुम बहुत कभी कभी आया करो और मुझे नए रास्ते दिखलाया करो। क्या That बात is just क्या 2-3 बात है lines सर। that I have written when I was in 7, और ये मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैंने इसको लिख के बहुत ही खुशी मनाई थी कि मैंने क्या बढ़िया थॉट लिख दिया। आधे टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने लिखा क्या है, पर खुशी बहुत मिली थी। तो Sir, ये it 2 is लाइन मुझे actually अभी a तक। thought. It is actually a good thought, I would say कि समझने वाले को Thank समझना you. पड़ेगा। Right? बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया मैं शुक्रिया मैम। JIPL का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, JIPL का, राहुल भाई का और आप सभी का कि मुझे ये मौका मिला कि मैं पुनीत भाई और विनीत भाई को रूबरू देख सकूं, उनसे अरे बहुत गुफ्तगू बहुत कर शुक्रिया सकूं, सर। क्वेश्चन कर सकूं, मेरा लिए बहुत ऑनर है बहुत एंड आई एम शुक्रिया। रियली वेरी शुक्रिया, हमारे लिए बहुत बहुत इज्जत हम्बल अफजाई की बात है। बहुत अच्छा हमारे लिए मौका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत पुनीत सर, शुक्रिया। हमें थैंक यू सो इंतजार है, मच। जब भी आपको याद आए हम याद करेंगे। और बिफोर वी लीव और बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई वुड लाइक टू थैंक यू पुनीत सर, विनीत सर एंड द होल पोएटिक आत्मा टीम फॉर जॉइनिंग दिस कॉल विद अस एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। एंड ऑनेस्टली सर, अभी भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा आप स्निकिट दे सकते हैं कि सेकंड सीजन का हमें? कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, कैसे वो बोलूं। कुछ नहीं बता पाएंगे। मजा आने वाला है, मजा आने वाला सर ने है। ये जो जिस करेक्टर हिसाब आपको से लगा हमने है सीजन कि 2 के लिए अधूरा वेट है, कराया है, जितना वेट कराया है वो ही आपके लिए फल है। अच्छा, this is the last 2 minutes for session and it is time for a selfie. So खींच लीजिए। हाय मिर्जापुर। हेलो। अच्छा, समझ में, सॉरी। एंड गाइस इसको खूब शेयर करेंगे जितना कर सकते हैं। विनीत भाई आपको और पुनीत भाई सोशल मीडिया पे भी जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम सारे ग्रुप्स पक्का करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you so It was much. such a wonderful session. Thank you so much. Lovely to meet you, Vineet ji, and Thanks it was man, great thanks meeting you. Suhail. It's really a pleasure talking to you guys. फेसबुक And पे जैसे रिक्वेस्ट आप- भेज देंगे, फेसबुक इंस्टा पे भी। हाँ हाँ, और जैसे आपने कहा, दूंगा। आपने कहा विनीत जी कि नए द्वार खोलने वाला है ना, दुख की बात आपने की, तो डेफिनेटली मिर्जापुर 3 एंटिसिपेटेड बहुत है। सो आई एम श्योर जितना मजा पहले सीजन में आया है उससे ज्यादा मजा आने वाला है। सो ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड। कोशिश हमने वही किया। जी, गॉड ब्लेस यू। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मानी, थैंक यू Thank you, man. थैंक यू भाईजान, शुक्रिया। Thank you so much, sir.
Thank you. थैंक यू, रुको बाय। रुको ग्रैंड सल्यूट। रुको शुक्रिया, बोलिए जय बोलिए, आप हिंद, रोक रहे जय हैं हिंद। नुमान। बोल। पुनीत सर हाँ, ये We love आपके you, लिए sir. थैंक यू, We love you, थैंक we यू love सो you, मच, we लव love यू, लव यू both सो of you, in मच, fact, all of you. लव यू सो And मच। guys, How much you thanks love for you all? hosting, See, thanks see for what hosting जब such भी a आ wonderful session. It was like कि वो क्या था शक्तिमान में it was that. ओके थैंक यू सो मच। सर कभी भी जयपुर आना हो आप में से किसी का भी तो मेरे नंबर आपके पास हैं जरूर जरूर। हाँ, शिमला जब आना हमारे है, बहुत आई एम इन खूबसूरत शिमला। रिश्तेदार हैं, कुछ जो रहते हैं, तो जरूर चक्कर लगेगा, तो मुलाकात करेंगे। तो please, शिमला आना है तो शिमला आना। कभी फौज में रुकने का मन हो, फौज के साथ अगर फौजी एक्टिविटीज, मैं फौज में हूँ तो आप आ अरे सकते हो। जरूर जरूर इससे बढ़िया और क्या मजेदार ये जरूर, होगा, जरूर। और आपने काम दे दिया अब शिमला के आपसे मिलने का। बिल्कुल, जरूर, डन डन डन, बहुत बहुत एनी शुक्रिया टाइम। अभिषेक भाई, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच, ग्रैंड सल्यूट। ओके थैंक यू, thank you, sir. Thank you. बाय बाय।